एनर्जी की कमी नहीं है, संसाधन है। क्या हम तैयार हैं? क्या हमने उस एनर्जी के लिए, उस उपलब्धि के लिए, उस अचीवमेंट के लिए हमने खुद को तैयार कर लिया है? यही था इस पॉइंट का मतलब बच्चों। इस वीडियो में हम दोनों बातें करने वाले हैं। पोटेंशियल एनहांसमेंट की बात भी करने वाले हैं। इस एक महीने में हम कितना कुछ अपना पोटेंशियल अभी बढ़ा सकते हैं उस पर भी बात होगी, और हम जितना पोटेंशियल हम गेन कर लें उतना हूबहू एकदम हमारी ओएमआर सीट पर आ जाए, जो हमारे अंदर योग्यता है वो आंसर सीट में रिफ्लेक्ट हो जाए, वो ओएमआर पे रिफ्लेक्ट हो जाए, वो हमारे रिजल्ट में आ जाए। तो इन दोनों मुद्दों पर बच्चों आज बात होगी। 2 बजे जब आपका पेपर स्टार्ट हो बच्चों, उस समय आपका एनर्जी लेवल हाईएस्ट होना चाहिए। अगर हम रियली खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं, अंतरात्मा से खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो फिर यह तरीका है कि अभी जितने टेस्ट बचे हुए हैं उसमें से हर एक टेस्ट को हम बिल्कुल उतनी ही अहमियत दें जितनी हम नीट को देने वाले। अभी जब 1 महीना बचा हुआ है तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम वाले दिन तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी जब तक नीट ना हो जाए आप पूरी तरह से खुद को डिस्कनेक्ट कर लो फ्रेंड से। 1 साल डिले हो सकता है अगर ओएमआर में कोई गलती हो गई। ओएमआर बहुत ही सेंसिटिव इशू है। ओएमआर जब मिले सलीके से, ओएमआर का एक एक क्रेडेंशियल सलीके से भरना है। तो थ्योरी में सारे एग्जांपल्स, सारा डेटा, टेबल, ग्राफ, डायग्राम में कैप्शन भी और लेबलिंग भी। अगर कोई ईयर दिया तो ईयर, साइंटिस्ट का नाम दिया तो वो सारी चीजें रटनी है, और अभी टाइम है। अगर कम मार्क्स आते हैं अच्छे बच्चों के, तो ये मेन प्रॉब्लम है, उनसे इजी क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस इजी क्वेश्चन की करनी चाहिए वो उसको इजी मान के छोड़ देते हैं। नमस्ते बच्चों, आज की रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये उन बच्चों के लिए है जो नीट 25 लिखने जा रहे हैं। तो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं, और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, ये बात ज़रूर है, लेकिन एक बार अगर पूरा देख लेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, ये तो पक्की बात है। तो आ जाओ शुरू करते हैं बच्चों। वीडियो लंबा है और पूरा कंटेंट से भरा हुआ है, लेकिन शुरुआत एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं। देखो, एनर्जी की कमी नहीं है यूनिवर्स में, एनर्जी की प्रॉब्लम नहीं है, रिसोर्सेज की समस्या नहीं है। आपको जो कुछ चाहिए वो सब है। दिक्कत केवल एक है कि हमारा दामन कितना बड़ा है, कितना रिसोर्सेज लेने के लिए हमने खुद को तैयार किया है। बाहर बारिश हो रही है, अगर आप ग्लास लेके जाओगे तो ग्लास भरेगा, अगर आप लोटा लेके जाओगे तो एक लोटा भरेगा, थोड़ा बड़ा जग लेके जाओगे तो जग भर जाएगा। कहने का मतलब है आप जितना बड़ा बर्तन लेके जाओगे उतना जरा ज्यादा पानी उसमें भरेगा। तो हम कितना खुद को एलिजिबल बना पाते हैं, हमारा दामन कितना बड़ा कर सकते हैं हम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए हमने वीडियो की शुरुआत में एलिजिबिलिटी लिया है कि हम खुद को कितना एलिजिबल बना पाते हैं, यही सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है। बाकी किसी चीज की इस यूनिवर्स में कमी नहीं है। मैं आपको कनेक्ट करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं, जिससे आप समझ सकोगे कि एलिजिबिलिटी की बात क्यों की जा रही है। एक कहानी है जो हमने सुनी है, अब एग्जैक्टली याद नहीं मुझे मैंने कहां से पढ़ी सुनी है। एक बार हनुमान जी बैठ के तपस्या कर रहे थे, और अचानक से पता नहीं कहां से बाली आ जाता है, और हनुमान जी को लड़ाई करने के लिए वो बाध्य करता है, उनको प्रोवोक करता है बार बार कि आओ मुझसे लड़ो। बाली के मामले में आपने सुना होगा कि बाली को एक वरदान प्राप्त था कि जिससे भी वो झगड़ा करेगा, जिससे भी वो लड़ाई करेगा, उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाती थी। तो बाली को अपने इस वरदान पे बड़ा घमंड था। इसी के चक्कर में वो हनुमान जी से पंगा ले रहा था कि आ जाओ मुझसे लड़ाई करो। हनुमान जी का कोई मूड नहीं था लड़ाई का, वो मना कर रहे थे कि नहीं मुझे नहीं लड़ना है।
बार बार हनुमान जी मना कर रहे थे कि आप जाओ, आप अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो, मैं तपस्या कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं, मुझे करने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन बाली नहीं माना और बाली लगातार हनुमान जी को परेशान करता रहा, ये बोलता रहा कि आओ मुझसे लड़ो और दुनिया को पता चले कि ज्यादा ताकतवर कौन है। ब्रह्मा जी का बेटा था बाली, तो जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये बाली क्या कर रहा है, तो ब्रह्मा जी आए और बाली को समझाया कि बाली ये क्या कर रहे हो, क्यों आप बिना मतलब हनुमान जी को परेशान कर रहे हो। हनुमान जी का जन्म आपसे लड़ाई करने के लिए नहीं हुआ है और ना ही आपका जन्म हनुमान जी से लड़ाई करने के लिए हुआ है, क्यों आप उनको इरिटेट कर रहे हो। मान जाओ मेरी बात, लड़ाई मत करो। बाली नहीं माना, बोला कि नहीं, हम तो लड़ाई करेंगे, आज हम फैसला करेंगे कि हम दोनों में से ताकतवर कौन ज्यादा है। तो ब्रह्मा जी ने जब यह देखा कि बाली तो सुनने वाला नहीं है, तो ब्रह्मा जी दौड़ के गए हनुमान जी के पास कि आप एक काम करो, पहली बात तो लड़ाई मत करना इससे, और अगर मजबूरी में इससे लड़ाई करनी पड़े तो तुम्हें राम जी की सौगंध है, केवल अपनी 1% एनर्जी के साथ लड़ाई करना, 99% ऑफ योर एनर्जी आप इसे यहीं रख के जाना, अगर मजबूरी में लड़ाई करनी पड़े तो। हनुमान जी ने कहा कि ब्रह्मा जी, मेरा कोई मन नहीं है लड़ाई करने का, ये मान ही नहीं रहा, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं अपनी तरफ से कोई झगड़ा नहीं करूंगा, लेकिन ये अगर नहीं माना तो जैसा आपका आदेश है, आपने जो बोला है कि 1% एनर्जी के साथ लड़ाई करनी है, तो मैं वही करूंगा। ब्रह्मा जी को अभी भी चैन नहीं आया, वो फिर गए बाली के पास कि बाली तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, लेकिन अभी भी मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं। आप मेरे बेटे हो, मेरी बात नहीं मान रहे हो, ठीक है, लेकिन जाते जाते मैं एक सजेशन अभी दे के जा रहा हूं कि जैसे ही आपको लगे, पहली बात तो वही है, लड़ाई मत करो, लेकिन अगर आपको मेरी बात नहीं माननी तो फिर जैसे ही आपको लगे कि सारा शरीर आपका जल रहा है, तो आप मन से लड़ाई की बात निकाल देना और हनुमान जी के उल्टी दिशा में भागना, और तब तक भागते रहना और पीछे मुड़ के मत देखना जब तक वो आग आपके शरीर की शांत ना हो जाए। बाली तो एकदम घमंडी था, माना ही नहीं, बोला कि आप तो जाओ, और बाली लगातार हनुमान जी को परेशान करता रहा। मजबूरी में हनुमान जी ने लड़ने का फैसला किया और ब्रह्मा जी के कहे के अनुसार केवल 1% एनर्जी के साथ लड़ने का डिसाइड किया। और जैसे ही हनुमान जी ने अपना गदा उठाया बाली से लड़ने के लिए, बाली का शरीर जलने लगा। क्यों? क्योंकि आदि शक्ति वो बाली में चली गई और बाली का शरीर जलने लगा। बाली को समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। अचानक से लड़ाई शुरू होने के बजाय बाली को तुरंत पिताजी याद आए कि यार पापा अभी बोल के गए कि शरीर अगर जलने लग जाए तो उल्टी दिशा में भागना और लड़ाई का विचार भी अपने मन से निकाल देना। बाली ने तुरंत लड़ने भिड़ने का छोड़ दिया, गदा एक तरफ फेंकी और भागा दूसरी डायरेक्शन में। जैसे जैसे वो दूसरी डायरेक्शन में भागता जा रहा था, उससे शरीर की आग कम पड़ती जा रही थी और जाके वो कूद गया तालाब में। तब जाकर उसके शरीर की आग खत्म हुई। लड़ने को तैयार था। क्यों? क्योंकि उसको यह मालूम था कि जिससे भी लड़ूंगा उसकी आधी शक्ति मेरे अंदर आ जाएगी। बस इसी बात का गुमान था और इसीलिए लड़ने को तत्पर था। लेकिन यह नहीं सोचा कि उस आधी शक्ति के लिए क्या मेरा शरीर तैयार है। वो लड़ाई खत्म हो गई। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, ये हाल बाली का तब हुआ जब हनुमान जी 1% शक्ति के साथ लड़ाई कर रहे थे। तो बाली के लिए, बाली तो एक प्रतीक है। मैं ये चाहता हूं बच्चों को समझाना कि बाली तो एक सिंबल है। आधी एनर्जी, 1% की आधी एनर्जी, 0.5% एनर्जी के लिए उसका शरीर तैयार नहीं था और लड़ाई करने को तैयार था 200 गुना एनर्जी के साथ। तो बाली, जिस तरह बाली के लिए एनर्जी की कमी नहीं थी, कमी किस बात की थी? उसका खुद का शरीर तैयार नहीं था उस एनर्जी को कैरी करने के लिए।
सो कहानी का मैसेज बिल्कुल क्लियर है बच्चों कि एनर्जी की कमी नहीं है, संसाधन है। क्या हम तैयार हैं? क्या हमने उस एनर्जी के लिए, उस उपलब्धि के लिए, उस अचीवमेंट के लिए हमने खुद को तैयार कर लिया है? यही था इस पॉइंट का मतलब बच्चों। अभी समय बचा हुआ है, आज जब रिकॉर्डिंग हो रही है तो लगभग 30 दिन बचे हुए हैं अभी भी नीट 25 को, और 30 दिन किसी अच्छे बच्चे के लिए जिसने मेहनत करके 1 साल लगातार मेहनत की है या 2 साल लगातार मेहनत करके वो एग्जाम लिखने जा रहा है, और 1 महीना अभी भी बचा हुआ है, ऐसे बच्चों के लिए मोर देन सफिशिएंट होते हैं 30 डेज। आराम से अगर सिस्टमेटिक तरीके से काम किया जाए और गाइडेंस को फॉलो किया जाए जो उनको टीचर्स ने सिखाया है क्लासेस में, तो वो काफी बढ़िया अचीव कर सकते हैं अभी भी। बस बात यह है कि आप सिस्टमेटिक काम करें, गाइडेंस को फॉलो करें और खुद को तैयार कर लें, तो फिर एनर्जी की कमी नहीं है। आपको जो चाहिए वो स्मूथली आपको मिल सकता है। तो बच्चों शुरू करते हैं। दूसरा पॉइंट वहीं से कनेक्ट कर रहा हूं कि खुद को डेवलप करना है इस प्रोसेस में, अभी 1 महीने के प्रोसेस में। और डेवलपमेंट में ग्रोथ और डीग्रोथ दोनों आता है बच्चों। आपने पढ़ा होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट वाले लास्ट चैप्टर में प्लांट फिजियोलॉजी के, कि डेवलपमेंट में दोनों चीजें आती हैं। जब आप ग्रो कर रहे हो तो ग्रो करने के जो साइड इफेक्ट हैं वो नहीं आने चाहिए, प्लस जब आप सेटबैक लगता है, स्कोर नीचे आ जाता है, जब आप हर दिन एग्जाम दोगे तो कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, लेकिन नेट इंक्लिनेशन होता है, नेट ऊपर जा रहा है ग्राफ। तो अगर आप नेट बात करें तो जब आप लगातार खुद को तैयार करोगे तो नेट अगर आप देखोगे तो जो ट्रेजेक्ट्री है वो बेटर होती जाएगी, इंप्रूव होती जाएगी। लेकिन उस ट्रेजेक्ट्री को आप सोचो बिल्कुल आर्टिफिशियल हो, एकदम सीधा ऊपर ही चली जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। डेवलपमेंट में केवल स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ईसीजी स्ट्रेट लाइन हो तो डेड बॉडी मानी जाती है, तो थोड़ा सा प्लस माइनस होता रहेगा, तो वो भी डेवलपमेंट का हिस्सा है। ग्रोथ और डीग्रोथ दोनों होगी, लेकिन नेट ट्रेजेक्ट्री इंप्रूव होगी। इसमें 2 चीजें आपको बतानी है डेवलपमेंट के प्रोसेस में, एक तो कंडीशनिंग और दूसरा एफिशिएंसी। कंडीशनिंग इसलिए सिखानी है कि जितनी बच्चे में योग्यता है वो उन 3 घंटों में पूरी की पूरी एक्सप्रेस हो सके ओएमआर की सीट पर। कंडीशनिंग इसलिए जरूरी है। और एफिशिएंसी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी भी 1 महीने में हम बच्चे की योग्यता को भी बढ़ा सकते हैं, पोटेंशियल एनहांसमेंट भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हम दोनों बातें करने वाले हैं, पोटेंशियल एनहांसमेंट की बात भी करने वाले हैं। इस 1 महीने में हम कितना कुछ अपना पोटेंशियल अभी बढ़ा सकते हैं उस पर भी बात होगी, और हम जितना पोटेंशियल हम गेन कर लें उतना हूबहू एकदम हमारी ओएमआर सीट पर आ जाए, जो हमारे अंदर योग्यता है वो आंसर सीट में रिफ्लेक्ट हो जाए, वो ओएमआर पे रिफ्लेक्ट हो जाए, वो हमारे रिजल्ट में आ जाए। तो इन दोनों मुद्दों पर बच्चों आज बात होगी। तो डेवलपमेंट में ये दोनों एंगल कवर कर रहे हैं, कंडीशनिंग का भी और एफिशिएंसी का भी। कंडीशनिंग में बच्चों दोनों चीजें देख रहे हैं, कंडीशनिंग बायोलॉजिकल भी और कंडीशनिंग टेस्ट के लिए। बायोलॉजिकल और टेस्ट मैंने ये 2 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि कंडीशनिंग में हमारा टारगेट बॉडी भी है, खुद का शरीर भी है, और टारगेट हमारा ब्रेन भी है। हमने बॉडी में से ब्रेन को अलग किया है क्योंकि मेन टूल है, तो पूरी बॉडी की कंडीशनिंग और बॉडी में से ब्रेन की अलग कंडीशनिंग टेस्ट के लिए। तो दोनों पर अलग अलग बात करेंगे, 2 नहीं एक्चुअली एक ही है क्योंकि ब्रेन भी बॉडी का ही पार्ट है, लेकिन बाकी बॉडी की बात अलग करेंगे और ब्रेन कंडीशनिंग की बात अलग करेंगे क्योंकि टेस्ट के लिए प्रिपरेशन अलग, और हमारी खुद की जो आदतें हैं, जो स्वभाव है, इस 1 महीने में कैसे खुद को बदलना है, क्या कुछ बदलना जरूरी है, उस पर दोनों पे बात कर लेते हैं। बायोलॉजिकल कंडीशनिंग में डायर्नल साइकिल हमने लिया पहला पॉइंट। डायर्नल साइकिल बायोलॉजी वाले बच्चे सब यूज्ड टू हैं कि जो डेली चेंजेस होते हैं, सुबह शाम वाले, डे नाइट वाले चेंजेस। तो हमारी जो बॉडी है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है बच्चों, नीट का एग्जाम 2 बजे से 5 बजे के बीच में हो रहा है। कुछ बच्चों को 1.5 घंटे पहले बुला लिया जा रहा है, कुछ को 2 घंटे पहले, कुछ को 3 घंटे पहले बुलाया जा रहा है। तो 2 बजे जब आपका पेपर स्टार्ट हो बच्चों,
उस समय आपका एनर्जी लेवल हाईएस्ट होना चाहिए, और 2 बजे आपका एनर्जी लेवल हाईएस्ट हो, उसके लिए जरूरी है कि कम से कम 4 या 5 घंटे पहले बच्चा सो के उठे, क्योंकि जब हम सो के उठते हैं उसके बाद 4 घंटे करीबन लगते हैं, 4 या 5 घंटे, तब जाकर हमारा एनर्जी लेवल हाईएस्ट आ जाता है। तो अगर 2 बजे से पेपर शुरू हो रहा है तो 8 या 9 बजे के आसपास सजेस्ट करेंगे कि बच्चा सो के उठे, और 8 या 9 बजे सो के उठे उसके लिए जरूरी है कि बच्चा 12-1 के आसपास सो जाए, 1 नहीं 1-1:30 बजे के आसपास तक सो जाए। तो रिवर्स कैलकुलेशन में सेट करना होगा और अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को अकॉर्डिंगली हमें कंडीशन करना होगा उस डी डे के लिए, जिस दिन हमें हाईएस्ट एनर्जी चाहिए 2 बजे से 5 बजे के बीच में। अब रिवर्स कैलकुलेशन करके पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक को अकॉर्डिंगली अपने को सेट करना है, उसी के अकॉर्डिंग पूरा शेड्यूल बनाना है, पढ़ाई कब शुरू करनी है। और अभी पूरा 1 महीना है, और इस 1 महीने में बड़े आराम से हम बायोलॉजिकल क्लॉक को नीट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 डाइटरी है। इस 1 महीने में कोशिश करें कोई तला भुना खाना ना खाएं, बाहर का खाना कम से कम खाएं, और ऐसी चीजें ना कंज्यूम करें जिससे हमें फूड पॉइजनिंग या किसी भी तरह की बीमारी की कोई संभावना बने। तो खाने पे ध्यान रखना है, और लाइट खाना खाएं और बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग खाने को सेट कर लें। हाइड्रेशन वाला पॉइंट है, पानी खूब पिएं, क्योंकि गर्मी का महीना है, पानी जम के पिएं। हर 1.5 घंटे 2 घंटे बाद 1 गिलास पानी आप पीते रहो। जितना हाइड्रेटेड रहेगी बॉडी उतना ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ती है। वेल हाइड्रेटेड ब्रेन बहुत बढ़िया काम करता है, डिहाइड्रेटेड ब्रेन पजल्ड होता है और कंफ्यूज होता है, काम नहीं करता है। तो दिमाग को पानी बढ़िया पहुंचाते रहें, पानी की सप्लाई कम ना होने पाए। यहां तक कि नीट वाले दिन भी आप अपनी वाटर बॉटल खुद की कैरी करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट डिस्कशन के बीच में आया। आप समझ जाओ ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बायोलॉजिकल कंडीशनिंग में एक और पॉइंट है योगा का, जॉगिंग या एक्सरसाइज, जो आपको बेटर लगे। लेकिन बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा हेक्टिक शेड्यूल है, मजदूर की तरह काम नहीं करना है। स्मार्ट वर्क इसी को बोलते हैं कि हम कम टाइम में ज्यादा माइलेज निकाल लें, और कम टाइम में ज्यादा माइलेज निकाल लें, ये काम ब्रेन का ही है। ये हमारा शरीर ऐसा कर सकता है। अडेप्टेशन में बच्चों आपने पढ़ा है कि हाईएस्ट जो हमारी जो एंजाइम काइनेटिक्स है, पीक पर जब सारे एंजाइम काम करें तभी हमारी मेटाबॉलिक स्टेटस बेस्ट होता है, और मेटाबॉलिक स्टेटस जब बेस्ट होता है तभी हमारी बॉडी फिटनेस बेस्ट होती है, और जब बॉडी फिटनेस बेस्ट होती है तभी बॉडी का आउटपुट बेस्ट होता है। तो अगर आपको बॉडी से बेस्ट आउटपुट चाहिए तो बॉडी की फिटनेस को बेस्ट करना होगा, और बॉडी फिटनेस बेस्ट हो उसके लिए हमें बॉडी में जो एंजाइम काइनेटिक्स है वो बेस्ट रखनी होगी। और उसके बेस्ट रखने के लिए जरूरी है कि हम ये सारे काम बिल्कुल अलाइन कर लें, कैडेंस में कर लें, बिल्कुल सही कदम ताल होनी चाहिए। बॉडी भी वेल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए नीट के लिए। केवल और केवल ब्रेन ही वेल प्रिपेयर्ड नहीं होना चाहिए, पूरा शरीर वेल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। तभी बोलते हैं सुर लय ताल का मिलना, सही ऑर्केस्ट्रा तब जब जिसमें सारे बीट्स ठीक बजते हैं। तो हमारी पूरी बॉडी एक एक कोशिका ठीक एकदम लयबद्ध होनी चाहिए नीट के लिए। यह ना हो कि शरीर कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है और नीट का पेपर लगा हुआ है। तो योगा करते रहें, 10-15 मिनट का योगा कर लें, मेडिटेशन कर लें, जॉगिंग कर लें, वॉकिंग कर लें, या एक्सरसाइज थोड़ी बहुत कर लें। हाँ, कोई आउटडोर गेम ना खेलें, कोई ऐसा काम ना करें जिसमें चोट लगने का डर हो। लेकिन यह है कि बॉडी फ्रेश रहे, दिमाग तरोताजा रहे, उसके लिए डेली अपने को काम बच्चों करना चाहिए। आगे चलते हैं बच्चों। ये कंडीशनिंग का दूसरा पॉइंट है टेस्ट का। टेस्ट के लिए ब्रेन को कंडीशन करना है, और उसमें मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। टेस्ट के लिए खुद को कंडीशन करना 2 तरह से, एक बिहेवियरल पॉइंट्स हैं, क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, और दूसरा कंटेंट से रिलेटेड हमें क्या क्या करना है। हमें ब्रेन की कंडीशनिंग हमारा टारगेट है। तो कंडीशनिंग में बॉडी कंडीशनिंग की बात हो गई है, बॉडी में से ब्रेन कंडीशनिंग की बात अलग से कर रहे हैं हम लोग। और ब्रेन कंडीशनिंग में हमने 2 पार्ट्स किए हैं, बिहेवियरल पॉइंट्स को अलग लिया है और कंटेंट से रिलेटेड पॉइंट्स को बच्चों अलग लिया है हमने।
बिहेवियरल पॉइंट्स में अगर देखो तो सबसे पहले हमने लिया है रियल सिमुलेशन को। बच्चों अगर खुद को हमें कंडीशन करना है और हम चाहते हैं नीट वाले दिन ब्रेन और बॉडी का हर पार्ट, हर ऑर्गन नीट के लिए तैयार होना चाहिए, तो फिर बच्चों ये ठीक समय है, अभी से हमें इसकी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। और मेरा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि कोचिंग में जितने भी टेस्ट अभी हो रहे हैं, हर टेस्ट को आप नीट का एक्चुअल टेस्ट मान के चलो। तो नीट से पहले अभी जितने टेस्ट आपके कोचिंग में होने वाले हैं, मान लो अभी 20 टेस्ट बाकी हैं फॉर एग्जाम्पल, तो नीट आपका एक्चुअल जो टेस्ट होगा वो 21 टेस्ट होगा। 20 टेस्ट तो उसके आप पहले मॉक टेस्ट दे लोगे, लेकिन ये 20 टेस्ट जो अभी बचे हुए हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिए, आप देख लेना आपके कितने टेस्ट आपकी कोचिंग में बचे हुए हैं, उन सभी टेस्ट को आप अपने दिमाग में बैठा लो कि मेरे लिए जितने भी टेस्ट अभी बचे हुए हैं उन सभी टेस्ट को हूबहू एकदम मुझे नीट की तरह लेना है। अगर आप ये दिमाग में बैठा लोगे बच्चों, तो ये रियल सिमुलेशन होगा। ऑर्गेनाइजेशन के कहने से, कोचिंग के कहने से, टीचर के कहने से ये एग्जैक्ट नीट का टेस्ट नहीं बनता। ये नीट का एग्जैक्ट टेस्ट तब बनता है जब बच्चा इसे एक्सेप्ट करे कि हाँ ये नीट का एग्जैक्ट टेस्ट है मेरे लिए। तो फिर बच्चे के पूरे हाव भाव सब बदल जाएंगे, सब अलाइन हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, और आउटपुट एकदम श्योर है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि आउटपुट इंप्रूव होगा और बच्चा रियली प्रिपेयर होगा। तो अगर हम रियली खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं, अंतरात्मा से खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो फिर यह तरीका है कि अभी जितने टेस्ट बचे हुए हैं उसमें से हर एक टेस्ट को हम बिल्कुल उतनी ही अहमियत दें जितनी हम नीट को देने वाले। एग्जैक्टली, बिल्कुल एकदम वही, नथिंग मोर नथिंग लेस। बिल्कुल बैलेंस में हम वही मान के चलें जो हम नीट के दिन मान के चलते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो सोचो आप बिहेवियर में कितने सारे चेंजेस आएंगे। अभी आप देखो, बेल लग जाती है, बच्चे दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, अगर गार्ड जी उनको रोकते हैं कि आपकी तो बेल लग चुकी है, आप ये 5 मिनट लेट क्यों आ रहे हो, तो वो गार्ड से झगड़ा करते हैं, पेरेंट्स से फोन करके गार्ड जी को डांट पड़वाते हैं कि आप इनको रोक क्यों रहे हो। अब ऐसी सिचुएशन में इन्हीं में से एक न एक बच्चा ऐसा निकलता है जो एग्जैक्ट नीट वाले दिन भी 10 मिनट 5 मिनट लेट पहुंचता है और वहां पे गेट नहीं खुलता। हर दिन जब भी नीट होगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ना, अगले दिन का कोई ना कोई बच्चे की फोटो आपको दिखेगी कि ये बच्चा 1 मिनट लेट आया और इसको जाने नहीं दिया गया। तो ये इन्हीं में से कुछ बच्चे होते हैं जो पूरा महीना इनको मिला नीट का रियल सिमुलेशन लेने का, पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि खुद को हम ढाल लें नीट के डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, लेकिन जब हम ये चूक जाते हैं मौका, तो फिर हमसे गलती लास्ट मोमेंट पर होती है जहां नहीं होना चाहिए। तो फिर से एक बार रिवर्स कैलकुलेशन बच्चों करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नीट वाला एग्जाम आपके लिए बिल्कुल एकदम चुटकी बजाने जैसा आसान हो जाए, तो उसके लिए और कुछ भी वहां जाके आपको नया ना लगे, कुछ भी अजीब ना लगे, एकदम सरप्राइजिंग ना हो, कुछ भी, सब कुछ आपको यूजुअल लगे, जैसे कॉमनली आप करते हो, जिसके लिए आप अभ्यस्त हो चुके हो, यूज्ड टू हो चुके, एकदम कोऑर्डिनेटेड हो आप, तो फिर आपको ये जो बचा हुआ 1 महीना है उसमें जितने टेस्ट बचे हुए हैं, हर एक टेस्ट को उतनी ही वैल्यू देनी होगी जितनी वैल्यू आप अपने दिमाग में नीट को देते हो, एग्जैक्ट नीट को। अगर हर टेस्ट को, अभी बचे हुए हर टेस्ट को आप नीट का टेस्ट मान लोगे, तो मान के चलो अभी आप नीट से पहले 20 बार नीट का ट्रायल दे चुके होगे, है कि नहीं। मेरा दूसरा पॉइंट है टाइमिंग्स का। मैंने टाइमिंग्स वाला पॉइंट रियल सिमुलेशन में कवर कर लिया है बच्चों। टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबी लंबी गॉसिप करने से बचो। हाँ, रिफ्रेशमेंट जरूरी है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रिलैक्स लेते रहो, ब्रेक लेते रहो, सीन बदलते रहो। लगातार अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, उठ के वहां से हट जाओ, दूसरी जगह देख आओ। 1-1.5 घंटे बाद अगर लगातार वहां पर कहीं बैठे हुए हो, तो 1-1.5 घंटे बाद वो सिटिंग बदलनी होगी, पोजीशन बदलनी होगी, और बॉडी पोजीशन जब बदलती है तो पूरी फिजियोलॉजी बॉडी की बदल जाती है। आंखों के सामने जब पिक्चर बदलती है तो थॉट प्रोसेस पूरा बदल जाता है और हम तुरंत डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, पूरी तरह से भाव शून्य हो जाता है दिमाग, तो रिफ्रेश हो जाता है। लेकिन टाइमिंग का ध्यान रखें, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक लेते रहें, लेकिन वो ब्रेक कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ाई का टाइम 15 मिनट है और ब्रेक का टाइम 1.5 घंटे हो जाए। कहीं आप इतना ज़्यादा इंगेज हो जाओ बातें करने में या किसी से फ़ोन करने में
मतलब टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह कहीं ना कहीं टाइम से रिलेटेड इशू मिलता रहेगा आपको, तो टाइमिंग्स का ध्यान रखें। जो समय जिस चीज के लिए दिया गया है उसमें बहुत ही माइनर चेंजेस हो रहे हैं तो ये नेचुरल है, और अगर बहुत बड़े लेवल पर फ्लक्चुएशन कर रहे हो आप अपने ही बनाए शेड्यूल्स का, या वो शेड्यूल जो टीचर ने आपको बना के दिए उनमें, या जब आपको टेस्ट में जाना चाहिए था, या आप पहले ही निकल के जाना चाहते हो, तो टाइमिंग्स का ध्यान रखो। टाइमिंग से रिलेटेड अपने शरीर को, अपने दिमाग को आप ट्रेन करते रहो बच्चों। थर्ड है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी जब 1 महीना बचा हुआ है तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम वाले दिन तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय फ्रेंड्स से थोड़ा डिस्कनेक्ट करना होगा खुद को, थोड़ा क्या मतलब, ये तो कहने का तरीका है, मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी जब तक नीट ना हो जाए आप पूरी तरह से खुद को डिस्कनेक्ट कर लो फ्रेंड्स से। और वो अगर आपको लगता है कि आपको आइसोलेशन फील हो रहा है तो आप पेरेंट्स से बात करो, अगर आपको लगता है आप आइसोलेशन फील हो रहा है तो अपने टीचर्स से बात करो, टीचर्स के पास जाके पढ़ो बैठ के, वहां उनके पास पढ़ लो बैठ के। पेरेंट्स अगर अवेलेबल हैं अगर वहां, तो पेरेंट्स के पास पढ़ लो बैठ के अगर आपको अकेलापन लग रहा है। लेकिन अभी अब ये सजेस्ट नहीं करेंगे आपको कि अब आप लगातार फ्रेंड सर्कल में लगातार टाइम दो और उनके साथ गॉसिप करो, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं लास्ट मोमेंट पर आ सकती हैं। अब ये छोड़ना होगा कुछ दिन के लिए, खासकर जब तक नीट ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपका नीट का एग्जाम है आज, आप घर से निकले हो, अचानक से किसी फ्रेंड ने पूछा आपसे आप ये पढ़ के आए कि नहीं आए। अब आप देख लो आपका क्या होगा, आपका पूरा रायता बन जाएगा दिमाग का, आपकी पूरी प्लानिंग जो आप करके आए हो वो धरी की धरी रह जाएगी। दूसरे ने जो इंडक्शन डाला है, पूरी बॉडी उस इंडक्शन के अगेंस्ट जो रेस्पॉन्स को फ्रेम करने में लग जाएगी, सारी एनर्जी, बॉडी की सारी एनर्जी लग जाएगी उसके रेस्पॉन्स पर, जो इंड्यूस किया गया, जो डाला गया इनपुट। तो बच्चों ये सजेस्ट करेंगे एज अ टीचर आपको, एज अ मेंटर, कि अभी जो टाइम बचा हुआ है अब उसमें दोस्तों से खुद को आप डिस्कनेक्ट करो, दूर करो, और अगर बहुत अर्जेंट बात करनी है तो बहुत लिमिटेड, बहुत ही कम। आइसोलेशन लगे तो पेरेंट्स से बात करो, टीचर से बात करो, उनके पास पढ़ो बैठ के। नो क्लासेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी चीज पर किसी से भी बहस करने से बचो, और ये तो स्वभाव में डाल लो कि क्लासेस से नुकसान ही होगा। जो आप तो फिजिक्स पढ़ते हो, मैं तो बॉटनी का टीचर हूं, आपको मालूम होगा कि जिनको बहुत लंबी स्पीड लेनी होती है उनकी जो डिजाइन है, जो एरोडायनामिक डिजाइन है, उसमें अपेंडेजेस कम से कम निकाले जाते हैं। जितने ज्यादा अपेंडेजेस निकालोगे एयर का रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा और स्पीड उतनी कम होती जाती है। तो जिनको भी बहुत लंबी स्पीड लेनी हो उनको रेजिस्टेंस मिनिमम चाहिए होता है, और मिनिमम रेजिस्टेंस तभी हो सकता है जब आप अननेसेसरी के अपेंडेजेस ना निकालो। तो कहने का मतलब यह है किसी से भी क्लैश करने से बचो, किसी की भी बात, भले ही आपकी बात सही हो और सामने वाला गलत बोल रहा हो, लेकिन अभी तो नमस्ते कर लो कि ठीक है नीट के बाद देखेंगे फिर बताएंगे सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन अभी खुद को रोको, होल्ड करो और क्लैश करने से बचो, और ऐसी परिस्थितियां ही ना आए कि हमें किसी से भी क्लैश करना पड़े। यहां तक कि इस बीच में मकान मालिक से भी मत झगड़ा करो कि मेरी सिक्योरिटी अभी लौटाओ। तो अभी किसी भी तरह के झगड़े से बचना होगा, क्योंकि सामने वाले का पता नहीं है वो क्या रिस्पॉन्स देगा, क्या बोल देगा, और उसके बोलने के बाद आपके कितने घंटे खराब हो जाएंगे उसी चीज को सोचने पे। तो बच्चों अभी होल्ड करना है, और जब तक नीट ना हो जाए मैं तो कहूंगा कि क्लैश की नौबत कभी नहीं आनी चाहिए, हमेशा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फिलहाल अगर अभी कुछ दिन होल्ड कर लो और किसी तरह का किसी से भी कोई क्लैश नहीं करो, जिससे आपकी पूरी एनर्जी कंस्ट्रक्टिव यूटिलाइजेशन हो, कोई भी एनर्जी आपकी डेविएट ना हो और उसका डिस्ट्रक्टिव यूज ना हो। कंटेंट से रिलेटेड कंडीशनिंग के भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। पहला पॉइंट है ओएमआर क्रेडेंशियल्स। अभी खूब सारे टेस्ट होने हैं कोचिंग में, आप जब जा रहे हो कोचिंग में आपको ओएमआर मिल रही है, आप हड़बड़ी में पता चला ओएमआर लेके बैठे हुए हो, और जैसे ही पेपर आया पेपर में इंगेज हो गए और ध्यान ही नहीं दिया कि आपने ओएमआर को कितनी हड़बड़ी में भरा हुआ है। या तो आपने बिगिनिंग में भरा नहीं, आपने पूरी ओएमआर को लास्ट तक छोड़ दिया कि जब इन्विजिलेटर आएगा तब उसको रोक के रखेंगे, उसके सामने भरेंगे। तो बच्चों ये ठीक नहीं है। ओएमआर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन। सोचो सारी की सारी प्रिपरेशन वर्थलेस है अगर ओएमआर में गलती हो जाए।
और हर साल, कोई साल ऐसा नहीं जाता हम टीचर्स का जब एक आध बच्चा ये आके ना बताए कि सर मैंने नाम गलत कर दिया, मैंने रोल नंबर गलत कर दिया, करोड़ों में रोल नंबर आता है, न्यूमेरिक में कुछ और है, वर्डिंग्स में कुछ और लिख दिया है, या पता चला खुद का स्पेल गलत कर दिया है, या क्वेश्चंस का सीक्वेंस गलत कर दिया है। अब आप बताओ, आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, पूरी मिट्टी पा दी। एक साल डिले हो सकता है अगर ओएमआर में कोई गलती हो गई। ओएमआर बहुत ही सेंसिटिव इशू है। ओएमआर जब मिले सलीके से, ओएमआर का एक एक क्रेडेंशियल सलीके से भरना है, ध्यान से भरना है। पहले ही प्रैक्टिस कर लो, जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाए उसके रोल नंबर को वर्ड्स में लिखना सीख लो, कई बार लिख लो, जिससे यह ना हो कि लास्ट मोमेंट पर आप सरप्राइज दे रहे हो। तो ओएमआर का एक एक सर्कल ठीक से भरना है और पूरी समझदारी से, शांत दिमाग से ओएमआर को हड़बड़ी से फिल नहीं करना है। अदरवाइज सारी प्रिपरेशन वेस्ट हो जाएगी अगर ओएमआर में कोई गलती हो गई। और ये सारे जो वीडियोस हैं, ये सब जो प्रोएक्टिव तरीके से हम लोग बार बार अभी बोल रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस बुला के और वीडियो बना के, और लगातार टीचर्स भी बोल रहे हैं, ये सब इसीलिए हो रहा है कि हम लास्ट मोमेंट पे कोई सरप्राइज ना दें। सारी प्रिपरेशन अभी कर लें। वो सारी गलतियां जो संभावित तरीके से आगे हो सकती हैं या कोई भी बच्चा कर सकता है, उनको हम पहले ही अज्यूम करके अपने बच्चों को बता दें और उनको अकॉर्डिंगली बच्चों को प्रिपेयर कर लें कि इस तरह की गलतियां ना हो। तो ओएमआर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडेंशियल्स को ध्यान से भरें और ओएमआर को बिल्कुल आखिरी के लिए ना छोड़ें। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि सारे आंसर लास्ट में भरते हैं, यह बिल्कुल गलत अप्रोच है। ओएमआर होना तो यह चाहिए, आइडियली तो यह है कि एक पेज हो जाए और उस एक पेज का ओएमआर भर लिया जाए, फिर एक पेज हो जाए उसका ओएमआर भर लिया जाए। हर साल हम लोग यही समझाते हैं, लेकिन बच्चे इसको अडॉप्ट नहीं करते। जनरली अच्छे बच्चे क्या करते हैं कि बायो हो गया तो उसका भर लिया, केमिस्ट्री हो गया उसका भर लिया, फिर फिजिक्स हो गया उसका भर लिया, बस इससे ज्यादा बच्चों नहीं करना है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि सारा पेपर करने के बाद हम लास्ट में ओएमआर भरेंगे। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको सिरे से खारिज करता हूं मैं। ज्यादा से ज्यादा आप इतना रिलैक्सेशन ले सकते हो कि एक सब्जेक्ट हो जाए उसका ओएमआर भर लो, दूसरा सब्जेक्ट हो जाए उसका ओएमआर भर लो, लेकिन पूरा ओएमआर को लास्ट के लिए छोड़ देना बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। और मानकर चलो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है अगर हमने पूरी ओएमआर को लास्ट के लिए छोड़ दिया। इमेजिन करो एक क्वेश्चन का सीक्वेंस गलत हुआ, सारा गलत हो जाएगा और लास्ट मोमेंट पर कोई यकीन नहीं करेगा कि आपको सब कुछ आता था। वही माना जाएगा जो आंसर, जो आपकी मार्कशीट में लिखकर आएगा वही पोटेंशियल मानेगी पूरी जनता। इनफैक्ट घर वाले भी वही मानते हैं कि तुमने पढ़ाई नहीं की होगी, तुम झूठ बोल रहे होगे। तो इस तरह की गलतियां बड़ी कॉमन है, बहुत सारे बच्चे हर साल करते हैं। आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल नहीं होगी अगर आप इस एक बचे हुए टाइम में ये सारी चीजें अभी इसको दिमाग में रखो कि इस तरह की गलतियां हम अभी नहीं करेंगे। तो अभी एक महीने में आपकी आदत में आ जाएगा और नीट वाले दिन भी गलती नहीं होगी। अगला बच्चों पॉइंट है प्रॉपर रीडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। राइट, आप सोचो कोई भरोसा नहीं है, नेशनल लेवल का एग्जाम है जिसको हम असर्शन बोलते हैं और जिसको हम रीजन बोलते हैं। अगर मान लो वो कोडिंग बदल दें, सारा कुछ बदल गया। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है जो रूटीन में चला आ रहा है कि अगर मान लो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, आंसर इज 1। और मान लो उन्होंने इंस्ट्रक्शन में डाल दिया कि अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा तो आंसर 4 होगा, तब। और आप तो अपने इनर्सिया में बहते चले जा रहे हो। तो बच्चों नेशनल लेवल का एग्जाम है, पेपर जब मिले तो उसके इंस्ट्रक्शंस को सिंसियरली पढ़ लो। ये हल्के होने की निशानी नहीं है, ये स्मार्ट होने का सिंबल है कि हम इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ेंगे। क्या पता लास्ट मोमेंट पर उन्होंने इंस्ट्रक्शन बदल दी हो आपके लिए और आपको मालूम ही नहीं। इमेजिन करो आप तो जो इनर्सिया में चला रहे हो उसी के अकॉर्डिंग सारा फिल करके आ गए, और रास्ते में जब आ रहे हो तब किसी दोस्त का आपको फोन आया और वो बोले कि कमाल हो गया यार, इस बार इंस्ट्रक्शन बदल गई थी, जिसको कोचिंग में 1 बोला जाता था उसको एनटीए ने 4 बुलाए करने को। सोचो तब क्या करोगे आप। सारा दिमाग सन्नाटे में चला जाएगा और ये हो के रहेगा अगर इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा तो।
और ये होता रहता है नेशनल लेवल पर। तो बच्चों, पेपर शुरू करने से पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने की आदत डालो। बच्चे क्या सोचते हैं कि बड़ी बड़ी चीजें करते हैं बड़े बड़े लोग। बच्चे ये भूल जाते हैं कि बड़े लोग छोटी छोटी चीजों को ध्यान से करते हैं, किसी भी चीज को छोटी नहीं मानते। जो किसी भी चीज को छोटी बोलकर इग्नोर नहीं करेगा वही बड़ा बनेगा, और वही बड़ा है आज की डेट में। जो छोटी छोटी चीजों को भी गौर करके देखता है, उसको भी ठीक तरह से ऑब्जर्व करता है, उसके लिए भी कॉन्शियसनेस पूरी रखता है, फुल अलर्ट मोड पे रहता है, बात चाहे बड़ी हो या छोटी हो। बच्चों को लगता है कि मैं फुल अलर्ट मोड पे तब आऊंगा जब कोई बड़ी बात होगी, जब कोई कठिन सवाल होगा। इसीलिए वो इजी क्वेश्चन गलत कर देते हैं, और छोटी छोटी चीजें जहां पे ध्यान देना था वो चूक जाते हैं, मिस कर जाते हैं, और बाद में रास्ते में बोलते हैं ओ शिट। तो बच्चों, इंस्ट्रक्शंस को ठीक तरह से पढ़ना है। अगला पॉइंट है क्वेश्चन रीडिंग। वंस यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, इट इज हाफ डन। है ना कॉन्सेप्ट कि एक बार समस्या को आप ठीक तरह से समझ गए तो मानकर चलो आधी समस्या निपट गई। बहुत कॉमन है इस तरह की गलतियां, खूब बच्चे करते हैं भर भर के। उनको क्वेश्चन आता है, रास्ते में उनको पता चलता है कि इतने क्वेश्चन वो केवल और केवल जल्दबाजी की वजह से गलत करके आए। वो ठीक तरह से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, वो ठीक तरह से ऑप्शन को नहीं पढ़ते, और कई बार तो चारों ऑप्शन पढ़ते ही नहीं, पहला ही पढ़ के टिक कर देते हैं। क्वेश्चन के एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है, दिमाग को विचारों से शून्य करके पढ़ना है, तभी समझ में आएगा करेक्ट पूछा गया या इनकरेक्ट पूछा गया। नहीं तो करेक्ट पूछा जाएगा, इनकरेक्ट के हिसाब से टिक कर दोगे। एक प्रॉब्लम को हल करते समय दिमाग में केवल और केवल वही एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, तभी उसको 100% एनर्जी मिलेगी। तो शांत भाव से क्वेश्चन का एक एक शब्द, एक एक वर्ड हल्का हल्का जल्दी जल्दी से अंडरलाइन करते हुए चलना होगा। और जैसे ही दिखे कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, कोई ऐसा शब्द आ गया जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बना है, तुरंत उस शब्द को पकड़ो, क्योंकि वही तो राजा है उस क्वेश्चन का। उसी के लिए तो पूरा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। अगर आप सिंसियरली एक एक शब्द पढ़ रहे हो, अंडरलाइन करते हुए चल रहे हो, जैसे ही वो शब्द आपको मिले जो पूरे क्वेश्चन का भाव बदल देगा, उसको सर्कल करो या उसको हाईलाइट करो या उसको अंडरलाइन करो बढ़िया से। मुख्य शब्द को पकड़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को ठीक तरह से पढ़ना होगा, ऑप्शन के भी एक एक शब्द को पढ़ना होगा, और एक ऑप्शन नहीं। मैं कह रहा हूं गारंटी है आपके दिमाग में कि भैया पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन फिर भी अलाउड नहीं है आपको टिक करना जब तक आप चारों पढ़ नहीं लेते, क्योंकि ये तो थंब रूल है। चारों ऑप्शन को पढ़े बिना आप सोचो, 4 पर आरोप लगा हुआ है, चारों से बात किए बिना आप एक सही बात करके उस डिसीजन ले लोगे? कैसे चलेगा फ्यूचर में आपका हॉस्पिटल? ये तो लीडरशिप के अगेंस्ट है। किसी पर कोई आरोप लगा और इसमें 4 लोग हैं जिन पे डाउट है, आपने पहले को बुलाया, उसकी बात से आप इतना कन्विंस हो गए कि आपने डिसीजन लिया और 3 को छोड़ दिया कि आप लोग जाओ, आपकी जरूरत नहीं है। ये तो गलत डिसीजन। भले ही ये गारंटी हो इस बात की कि पहला ही आंसर करेक्ट है या पहला ही टिक करना है, लेकिन फिर भी आपको इक्वली, अंडरलाइन करो मेरे वर्ड को, इक्वली वेटेज देना होगा चारों को, चारों ऑप्शंस को। हां, फिर आप फ्री हो। एक बार आपने चारों ऑप्शन को इक्वल वेटेज दे के समझ लिया कि वो चारों क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद आप फ्री हो डिसीजन लेने के लिए। लेकिन बच्चों, क्वेश्चन को ठीक तरह से ना पढ़ना महामारी है आज की डेट में। और यही वजह है कि बहुत सारे अच्छे बच्चे जिनको टीचर कंफर्म मानते हैं कि इनको तो भगवान भी इनका सिलेक्शन रोक नहीं सकता, ऐसे भी कुछ बच्चे अगले साल रिपीट करते हैं।
और टीचर का पूरा सब जो प्रेडिक्शन है वो गलत साबित कर देते हैं, क्योंकि वो हड़बड़ी करके और जल्दबाजी करके पूरा रायता बना के आ जाते हैं। तो नहीं करना बच्चों ऐसे। क्वेश्चन के एक एक शब्द को, चारों ऑप्शन को और हर ऑप्शन के एक एक शब्द को पढ़ना। और कैसे मानूं कि आपने पढ़ा होगा? कैसे माना जाए कि आपने सीरियसली ठंडे दिमाग से एक एक शब्द को पूरी एनर्जी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ पढ़ा होगा? आप अंडरलाइन करते हुए चलो, और कोई भी क्रिटिकल वर्ड मिले उसको हाईलाइट कर दो, उसको अंडरलाइन कर दो, बढ़िया से उसको सर्कल कर दो। आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी अगर यह प्रिकॉशन हम हर क्वेश्चन में लेते रहें। प्रॉपर रीडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गया, क्वेश्चन रीडिंग का ऑप्शन कवर हो गया, ऑप्शन रीडिंग की बात हो गई, अंडरलाइन करने की भी बात हमने कवर कर ली। तो ये कंटेंट के लिए खूब ब्रेन की जो कंडीशनिंग थी वो वाला पॉइंट भी बच्चों कवर हो गया है। कंटेंट में ही अभी कुछ पॉइंट्स बच्चों बचे हुए हैं। अगला है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के लिए बच्चों आपको ये सजेस्ट करेंगे कि जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जिस सब्जेक्ट पर आपको कमांड है, और किस सब्जेक्ट को यह माना जाएगा कि आपका कमांड है, जिस सब्जेक्ट को आप सबसे कम समय में सॉल्व करते हो, उसे सबसे पहले करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो लोग हैं और सेम टास्क है। एक बंदा सबसे नियरेस्ट वाली बॉल को पहले उठाता है और दूसरा बंदा सबसे दूर वाले से शुरू करता है, सबसे डिफिकल्ट टास्क से शुरुआत करता है। तो मैं तो कई बार उस पर लिखना चाहता हूं, लेकिन इतने वीडियो कहां कमेंट करो, अपनी एनर्जी बर्बाद करो, तो मैंने देख के छोड़ दिया। मेरा मन करता था कि उस पर यह बताऊं कि कहीं मेरे बच्चे ना देख लें तुम्हारे इस वीडियो को और हमारी सारी मेहनत बर्बाद कर दोगे आप लोग। बच्चों कभी भी काम को डिफिकल्ट से शुरू नहीं करते, थंब रूल है ये। इसे न्यूटन का चौथा नियम मान सकते हो आप। काम की शुरुआत हमेशा उस काम से करनी चाहिए जो आपके लिए चुटकी बजाने जितना आसान है। पहले वेरी इजी करना है, फिर इजी करना है, फिर मॉडरेट करना है, फिर डिफिकल्ट करना है, फिर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट पे आना है। दिस इज द सीक्वेंस एंड दिस इज ऑब्लिगेट। ये फैकल्टेटिव नहीं है, इसमें चेंज नहीं हो सकता। अगर चेंज किया तो फंस जाएंगे ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी वाले। सबसे इजी, सबसे पहले, सबसे कम समय में कॉन्फिडेंस आया, बॉडी लैंग्वेज बेहतर हुई, उस बढ़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट के करते समय आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस पीक पर होना चाहिए और समय होना चाहिए खूब। तो आपकी एनर्जी भी बढ़िया हो, कॉन्फिडेंस भी बढ़िया हो, काफी कुछ आप कर चुके हैं और एनर्जी लेवल भी अच्छा है, उस टाइम भी बचा हुआ है, तब डिफिकल्ट करना चाहिए। और यह सीक्वेंस जनरली इसमें सबसे पहले बायो आता है, उसके बाद केमिस्ट्री आता है और उसके बाद फिजिक्स आता है एक कॉमन स्टूडेंट के लिए। और मेडिकल में जनरली फर्स्ट चॉइस बायो ही होती है जनरली। इसीलिए मैं एक जेनेरिक बात कर रहा हूं कि सबसे पहले सबसे प्रिय, सबसे पसंदीदा, जो सबसे कम समय में सबसे बढ़िया करते हो वो सबसे पहले, उसके बाद उससे डिफिकल्ट, उसके बाद उससे डिफिकल्ट। समय बढ़ के मिलेगा आपको जब आप लास्ट में करोगे सबसे डिफिकल्ट चीज। और सोचो अगर इसका उल्टा किया, सबसे डिफिकल्ट से आपने शुरुआत कर ली वो सोशल मीडिया वाले वीडियो के अकॉर्डिंग, आपका सारा समय खा गया, वो 45 क्वेश्चन में ही 3 घंटे निपट जाएंगे। तो कभी भी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट से शुरुआत नहीं करते, शुरुआत करते हैं एक्सट्रीमली इजी से। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चलेगा और ज्यादा डिफिकल्ट करने के लिए ब्रेन रेडी होगा, डेस्परेट होगा और कर भी लेगा, क्योंकि करके आया है। कंडीशनिंग होती जा रही, इसी को तो बोलते हैं कंडीशनिंग। तो सीक्वेंस पर बात हो गई बच्चों। टाइमिंग, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी एक बच्चों जेनेरिक फॉर्मूला है। बायो में 45 क्वेश्चन का मतलब आधा टाइम लगना चाहिए। 90 क्वेश्चन पूरे जूलॉजी बॉटनी मिला के
45 मिनट लगने चाहिए जनरली। 5-10 मिनट आगे पीछे कर लो, जनरली आधा टाइम लगता है। केमिस्ट्री में अगर बात करें तो जनरली उतना ही मिनट लगते हैं जितने क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन 45 मिनट, 45 क्वेश्चन में 45 मिनट लगने चाहिए केमिस्ट्री में। अब ये फॉर्मूला अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप देख लो, 90 क्वेश्चन के लिए, बायो के 90 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट, आधा टाइम लगना चाहिए। 5 मिनट ज्यादा ले लो, अरे 10 मिनट ज्यादा ले लो। केमिस्ट्री में इक्वल लगना चाहिए, जितने क्वेश्चन उतने मिनट, तो 90 मिनट ही तो हुए, 10 मिनट और ले लो, 100 मिनट हो गए। खूब टाइम बचा हुआ फिजिक्स के लिए। तो ये एक, फिर से कहूंगा कि एक जेनेरिक फॉर्मूला है, हर बच्चे पे हर चीज अप्लाई नहीं होती। इनफैक्ट हर बच्चा यूनिक है फिंगरप्रिंट के हिसाब से, हर बच्चे की नीड अलग है, वो बात ठीक है। लेकिन मैं एक जनरल बात बता रहा हूं कि सीक्वेंस जनरली वही है, बायो के बाद केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स। टाइमिंग बायो में 90 क्वेश्चन 45 मिनट में करो, उसके बाद केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन 45 मिनट में करो, और उसके बाद फिजिक्स के लिए पूरा बचा हुआ है 1 घंटा 10 मिनट हर हालत में बचेगा 45 क्वेश्चन के लिए, और वो आई थिंक मोर देन सफिशिएंट होगा। टाइमली सबमिशन ऑफ ओएमआर। बच्चों ये मत सोचो कि ये एग्जैक्ट नीट नहीं है अभी जो आप कोचिंग में दे रहे हो। इन्विजिलेटर परेशान हो जाते हैं मांगते मांगते, लास्ट में आप देते ही नहीं हो, क्योंकि आप उनको हल्के में ले रहे हो, क्योंकि आपको मालूम है ये नीट एग्जैक्ट नहीं है, और मैं जमा तो करवा ही लूंगा, ये नहीं करेंगे मैं टीचर को दे दूंगा, सर तो करा ही देंगे। ये गलत अप्रोच है बच्चों। आप 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले कोशिश करो कि कंपाइल करके रेडी रहो, और अपना क्रॉस चेक करो, वेरीफाई करो बैठ के। और इन्विजिलेटर आपके पास आए, आप बड़ी विनम्रता से खड़े होकर दे दो कि ये लो सर हो गया। यही आइडियल कंडीशन है कि इन्विजिलेटर आपके पास आ रहा है कि अपनी ओएमआर दीजिए, टाइम खत्म हो चुका है मिस्टर। आप खड़े हो और बोलो थैंक यू सर, मेरा भी रेडी हो चुका है, ये पकड़ो सर, थैंक यू। ये ना हो कि नहीं नहीं सर 5 मिनट 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो मूवी ना 3 इडियट्स सबने देखी है, इन्विजिलेटर्स ने भी देख रखी है, तो वो कहीं ना उसके चक्कर में मत पड़ना, नहीं गड़बड़ हो जाए। क्रॉस चेकिंग आप कर लो, लास्ट में 5 मिनट 7 मिनट आपको बचा के रखने चाहिए क्रॉस चेकिंग के लिए, कि कहीं कोई ओएमआर में आपने गलत तो नहीं भर दिया, या कुछ कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई। लेकिन नो मास चेंजेस। कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में आपको लगे कि नहीं नहीं 20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मुझे 20 के आंसर बदलने। तो बच्चों ऐसा नहीं होता। क्रॉस चेकिंग में अगर सीरियसली काम किया गया है और क्रॉस चेकिंग के लिए आपके पास आया है, मान लो कोई काम आपने किया है और मेरे पास क्रॉस चेकिंग के लिए आया है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि गलतियां ज्यादा से ज्यादा 2-4% होंगी। अगर करने वाले ने इसे सीरियसली किया है तो गलतियां 2-4% होंगी। और मान लो क्रॉस चेकिंग के बाद किसी थर्ड पर्सन के पास वही काम जाता है फाइनल वेरिफिकेशन के लिए, तो अगर वो इंटेलिजेंट है वो समझता होगा कि अगर अभी भी गलतियां बची हैं तो 1-2% बची होंगी। तो अगर आपने सीरियसली पूरा पेपर दिया है और लास्ट के 5 या 10 मिनट में आप क्रॉस चेक कर रहे हो अपने काम को, अपने ही काम को वेरीफाई कर रहे हो, तो मास लेवल पर गलतियां अगर आपको दिखने लगी हैं अचानक से, तो फिर आंखें गलत हैं। मास लेवल पे चेंजेस नहीं होते लास्ट में। ये हड़बड़ी है, ये घबराहट है, ये नर्वसनेस है, इल्यूजन है। ये लास्ट मोमेंट पर अगर मास चेंजेस की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब हड़बड़ा गए हो, टेंशन है, एंजाइटी है। मास लेवल पे चेंजेस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 3 घंटे का टाइम बहुत होता है। बिगिनिंग की थोड़ी सी एंजाइटी होती है पेपर शुरू करते समय, और 10 से 15 मिनट के अंदर जैसे ही आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, वहां भी थोड़ी बहुत एंजाइटी बचती है कि पेपर शुरू हो रहा है। दूसरे तीसरे क्वेश्चन तक आते आते बच्चा भूल ही जाता है कि ये नीट चल रहा है, पूरी तरह से खो जाता है वो पेपर में करते समय। सारी एंजाइटी खत्म हो जाती है तीसरे चौथे क्वेश्चन तक आते आते। तो ये तो माना ही नहीं जा सकता कि एंजाइटी में आपके इतने लंबे क्वेश्चन गलत हो गए, इतने सारे। लास्ट मोमेंट पे अगर अचानक से बहुत मास स्केल पे चेंजेस की जरूरत पड़ रही है, तो आई थिंक आपको सोचना चाहिए शांति से बैठ के। मेरे हिसाब से मास लेवल पर लास्ट मोमेंट पे चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है जनरली।
ये तो था डेवलपमेंट का पहला प्रोग्राम, कंडीशनिंग खत्म हुआ। दूसरा पॉइंट है ये एफिशिएंसी। कंडीशनिंग मैंने बच्चों आपको बताया था, आप रिकॉल करो। कंडीशनिंग हम इसलिए करा रहे थे कि जो पोटेंशियल है हमारे अंदर वो पूरी तरह से हमारे ओएमआर पे आ जाए, हमारी मार्कशीट में रिफ्लेक्ट हो जाए। वॉट एवर वी आर हैविंग इन अवर डीएनए वो रिफ्लेक्ट हो जाए हमारी मार्कशीट पर। इसलिए कंडीशनिंग जरूरी थी कि कहीं अचानक से कोई सरप्राइज ना मिले बिकॉज ऑफ द प्रोसेस, कि अचानक से कुछ नया हो रहा है, तो हम खुद को यूज टू कर लें। ये दूसरा पॉइंट है कि अभी भी टाइम बचा हुआ है, अभी भी हम हमारा पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं, अभी भी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। तो इसके लिए हमने क्या किया, कुछ गाइडेंस है इसमें भी, कुछ हमने पॉइंटर्स को डिवाइड कर दिया कि इन बचे हुए दिनों में, बचे हुए समय में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शुरुआत करते हैं क्या नहीं करना चाहिए से। हाँ, नॉट टू डू से शुरू करते हैं। पहला, नो न्यू कॉन्सेप्ट। कोई कितना ही आपका अजीज फ्रेंड हो, कितना ही खास दोस्त हो, किसी के भी कहने से अब वो चीजें पढ़ने की शुरुआत नहीं करनी है जो पूरे साल पढ़ी नहीं आपने। कोई भी एडवेंचर करना अलाउड नहीं है अब। कोई भी नया चैप्टर, नया कॉन्सेप्ट, नया तौर तरीका, कुछ भी नहीं, कोई एडवेंचर नहीं। ये समय रिवाइज करने का है। वो जो साल भर लग के किया है, वो जो 2 साल लग के किया है रच के बस के, उसी को रिपीट करना है, रिवाइज करना है, जल्दी करना है, कंसोलिडेट करना है। कोई चमत्कार नहीं करना, कुछ भी नया नहीं करना है। अननेसेसरी वीडियोस और गाइडेंस, अभी सोशल मीडिया पे जम के मशरूम तो हो ही रखे, अभी और ग्रो करेंगे। लास्ट में सब लेके आ जाएंगे अपना अपना मैराथन। भैया बच के रहना, आप देख लेना, ऑथेंटिसिटी चेक किए बिना। और मैं तो सजेस्ट करूंगा, जिसने भी साल भर और 2 साल परफेक्ट मेंटर्स के साथ जो रहा है, उसको जरूरत नहीं है इस तरह से अब लास्ट में जब बहुत ज्यादा एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत हो तब वो डेविएट हो जाए। पता चला कोई भी एरा गैरा कुछ भी बोल रहा है आज की डेट में। तो बच्चों, आपको बचना होगा इस तरह के वीडियो से और इररिलेवेंट कंटेंट से, कि ये लालच नहीं होना चाहिए कि मैं इनका भी देख लूं, उनका भी देख लूं, उनका भी देख लूं, उनका भी देख लूं। वो पता चला इतने में से कोई नहीं आएगा बचाने। तो ये हर किसी के मैराथन में पता चला आपकी सीट रिजर्व हो रखी है। कोई भी सो चल रहा है, आप बैठे हुए हैं, तो वो ठीक नहीं है। आपको जो साल भर और 2 साल जिन बच्चों ने लग के पढ़ाई की है, उनको इस तरह के इधर उधर के कंटेंट देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने नोट्स पर फोकस करो, अपने शॉर्ट नोट्स पर फोकस करो, अपने टीचर्स पर कॉन्फिडेंस रखो, उन पर ट्रस्ट करो। ओवर थिंकिंग जहर है, जहर। ओवर थिंकिंग लीड्स टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑलवेज। ज्यादा, अति का ज्यादा सोचना, मान के चलो कंक्लूसिव जो थॉट होगा वो नेगेटिव ही होगा। ओवर थिंकर कभी भी डेयरिंग नहीं होते, हमेशा डिफेंसिव होते हैं और जनरली नॉट डूअर होते हैं, स्टेप ही नहीं लेते। तो ओवर थिंकिंग में कब एंट्री हो रही है, आपको कंट्रोल रखना होगा अपनी ही नर्व्स पे। सुपरविजन करना होगा अपने ही ब्रेन का, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये विचारों के चक्रव्यूह में जाने वाले हो और बेवजह का थॉट जब पहला आए तो उसी को उसी समय मना कर दो कि प्रभु अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। बेवजह की सोचने से टाइम ही नहीं है, कब सोचेंगे, अभी पढ़ लेने दो, या अभी मुझे सो लेने दो। नहीं पढ़ना है, पढ़ पढ़ के थक गए हो तो सो जाओ। बिना मतलब के सोचने से, थॉट प्रोसेस से बेहतर है रिलैक्स करो, आप सो जाओ। बेवजह की थिंकिंग नहीं, या तो काम करो या फिर रिलैक्स करो, क्योंकि जब आप रिलैक्स करते हो तब आप अच्छे काम की तैयारी कर रहे होते हो। तो या तो आप काम करो और या फिर आप काम को और अच्छा करने की तैयारी करो, मतलब रिलैक्स करो। बेवजह की थिंकिंग से कहीं बेहतर है सो जाना। जब भी लगे कि यार मजा नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या, वो आराम करो, आप रिलैक्स करो, सो जाओ। ओवर थिंकिंग पॉइजन है, पॉइजन।
डे स्लीपिंग, दिन में अगर आप सोओगे तो रात में नींद नहीं आएगी, और रात में अगर नींद नहीं आएगी तो फिर मान के चलो पूरा दिन आपका खराब होगा। तो जो आपका शेड्यूल है कि मुझे 1-1:30 बजे नींद आ जाए, उसके लिए जरूरी है कि दिन में सो मत। पूरे साल की बात अलग थी, हम लोग खुद ही बोलते थे कि बीच में आप एक पावर नैप ले लो, लेकिन अभी पावर नैप नहीं लेनी, क्योंकि वो पावर नैप सुपर पावर नैप हो जाएगी। 10 मिनट के लिए सोओगे, 1 घंटा लग जाएगा, और फिर पता चला रात में नींद नहीं आएगी, तो सुबह आपको हेडेक होगा या फिर एफिशिएंसी तो कम होनी। तो अभी बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप दिन में सो, आप सुबह लेट उठो सो के, क्योंकि अगर आप 1-1:30 बजे सो रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है 8, 8:30, 9 बजे के आसपास उठ रहे हो। तो जब आप 8:30, 9 बजे उठ रहे हो तो फिर सोने का कोई मतलब नहीं है, बीच में सोना मत। और ये आदत पड़ जाएगी, अभी 1 महीना है, ये आदत पड़ जाएगी। सोचो नीट होने वाला है, कल नीट है, कल, और आज आप दोपहर में सो गए, अगर मान लो, तो आपको तो नींद ही नहीं आएगी 1:30-2 बजे, फिर पूरा आगे का पूरा शेड्यूल कोलैप्स। तो कल अगर नीट है तो आज ये जरूरी है कि हमारा 1 बजे के बीच में सो जाए, जैसे ही लेटे नींद आ जाए, और जैसे ही लेटे नींद आ जाए उसके लिए जरूरी है कि हम पिछले 12 घंटे से जग रहे हो, और पिछले 12 घंटे से हम जग रहे हो, लगातार काम कर रहे हो बिना थके हुए, उसके लिए यह चमत्कार तो ना होगा, 30 दिन आदत डालनी पड़ेगी। बच्चों वही कह रहा हूं मैं, अगर आदत है अभी दोपहर में सोने की तो छोड़ दो, ना तो दिन में स्लीपिंग ठीक है, ना ही दिन में ड्रीमिंग ठीक है। आउटडोर गेम्स नहीं खेलने, मतलब कोई भी सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। पता चला हाथ तोड़वा के आगे वॉलीबॉल खेलने लगे, अभी नया सीखना शुरू किया, या फुटबॉल सीखना शुरू किया, लुढ़क गए, पैर की हड्डी तोड़वा ली, तो कोई भी सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। आउटडोर गेम्स अब इस समय ना ही खेलें, और अगर आउटडोर गेम्स की आदत पड़ी हुई है तो जॉगिंग कर लें आधा घंटा, बढ़िया रनिंग कर लें थोड़ी सी, लेकिन आउटडोर गेम्स से बचें, चोट लगने का कोई स्कोप नहीं छोड़ो। टू डू करना क्या है, एनालिसिस करनी है। एनालिसिस, कोई भी टेस्ट हो, इस समय तो फुल सिलेबस टेस्ट शुरू हो चुके हैं, जब तक फुल सिलेबस टेस्ट शुरू नहीं होते तब तक एनालिसिस का इंपॉर्टेंस थोड़ा कम है। एनालिसिस का रियल इंपॉर्टेंस तभी है जब फुल सिलेबस टेस्ट शुरू हो चुके हो। और एनालिसिस भी 2 तरह की, एनालिसिस फेज 1, एनालिसिस फेज 2। फेज 1 एनालिसिस और फेज 2 एनालिसिस। बच्चों कई बार बताया जा चुका कि यह एनालिसिस कैसे बनानी है, मैं थोड़ा सा और रिवाइंड करता हूं, स्टोरी थोड़ी और पीछे लेके चलता हूं। जनरली बच्चों को क्या लगता है कि टेस्ट देने का पर्पस है, नहीं है, ऐसा नहीं है बच्चों। पहली बात तो टेस्ट का पर्पस ही आप जो सोचते हो उससे थोड़ा अलग टीचर सोचते हैं। बच्चे सोचते हैं कि टेस्ट इसलिए दिया जाता है कि क्या हम कर सकते हैं वो पता चले, जबकि बच्चों टीचर ये सोचते हैं कि टेस्ट इसलिए होता है कि ये पता चले कि बच्चे को अभी भी क्या नहीं आता है, या बच्चा अभी भी गलती कहां करता है। तो पहले लेवल पर तो यही गैप है, आप क्या सोचते हो और हम क्या सोचते हैं आपके लिए। आप ये सोच के टेस्ट देने जाते हो कि मेरे 720 आ जाएं, और मैं एज ए फादर, एज ए टीचर ये सोचता हूं कि इसके अभी 620, 680 आने चाहिए। 6 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो 6 क्वेश्चन लगातार ये नए सीखेगा, अभी 30 दिन लगातार। चाइना में एक रिलीजन है ताओ, कन्फ्यूशियस का। तो ताओइज्म या डाओइज्म एक ही बात है। क्या कहते हैं वो, वर्थ ऑफ अ कप इज बिकॉज ऑफ इट्स एम्प्टीनेस। वर्थ ऑफ अ कप इज बिकॉज ऑफ इट्स एम्प्टीनेस। देखो ये ग्लास है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें जो खाली जगह है उसकी वजह से इस ग्लास की इंपॉर्टेंस है। अगर इस ग्लास में कोई खाली जगह नहीं होती तो इसमें जो पानी है वो नहीं होता। और इस ग्लास का बाय द वे काम ही यही है कि पानी को होल्ड करो। सोचो कोई ग्लास जो पानी होल्ड ना कर सके, ऐसी ग्लास का क्या यूज है। सो वर्थ ऑफ अ ग्लास इज इट्स एम्प्टीनेस।
तो बच्चे क्या सोचते हैं कि मेरे अभी 720 आ जाने चाहिए, मेरे अभी 670 आ जाने चाहिए। टीचर क्या सोचते हैं कि अगर 720 लाने, अगर 680 लाने, अगर 670 लाने, तो अभी 1 महीना बचा हुआ है, जितना सीख सको सीख लो। जो जो गैप है, भगवान करे वो सारी गलतियां जो नीट वाले दिन आपको सरप्राइज कर सकती हैं, हे ईश्वर वो सारी गलतियां अभी करा दो, जिससे हमारे बच्चों को वो सरप्राइज नीट वाले दिन ना देखना पड़े। ऐसे सोचते हैं बच्चों टीचर्स। अब सोचो टीचर की ज्यादा सुन रहे हैं बच्चे, क्योंकि हम लोग बड़े हैं, तो फिर इस समय वो पूरे पूरे मार्क्स कहां से आएंगे, क्योंकि हमारी तो साठगांठ हो रखी है। पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट कर रखी है भगवान जी से कि जो भी गलतियां इनको नीट में करानी है वो सभी अभी करवा दो, नीट से पहले, जिससे हमारे बच्चों को वो सारी डिमेरिट्स, वो सारे लिमिटेशन अभी दिख जाए, सारे ड्रॉबैक, जिससे हमारे बच्चे टाइमली उसको प्रिपेयर कर सकें। ये पर्पस है, और इसीलिए ये लगातार टेस्ट हो रहे हैं इस समय, कि जितनी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम हो सकती है, सब अभी हो। जहां जहां जो जो आपको नहीं आता है, वो सारे क्वेश्चन अभी आ जाने चाहिए। पहला तो यही गैप है हमारे और बच्चों के बीच में। दूसरा सुनो, इसका मतलब पर्पस ऑफ द टेस्ट इज टू आइडेंटिफाई द गैप। वो सोचते हैं टेस्ट इसलिए हो रहा है कि मेरे नंबर आने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अब सुनो आगे, टेस्ट हो गया, बच्चे को क्या लगता है कि मैं टेस्ट में अपीयर हो गया, अब मेरा काम खत्म। टीचर क्या सोचते हैं कि भैया ये तो अभी टेस्ट का 1/3 पर्पस पूरा हुआ, आप टेस्ट में अपीयर हो गए, ये केवल 1/3 पर्पस ही पूरा हुआ अभी टेस्ट का। सेकंड 1/3 पर्पस तब पूरा होगा जब घर आकर 15 मिनट के अंदर आप टेस्ट की एनालिसिस बना लोगे, और तीसरा 1/3 टेस्ट का पर्पस तब पूरा होगा जब उस एनालिसिस में जो समस्याएं, जो गैप निकल के आए, उन गैप के लिए आप 1-1.5 घंटा बैठ के काम कर लोगे। टीचर ऐसे सोचते हैं, पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं। बच्चे को लगता है हम टेस्ट में अपीयर हो गए, टेस्ट का पर्पस पूरा हो गया। नहीं, नहीं हुआ पूरा। अभी 2 बड़े बड़े काम करने पूरे बचे हुए हैं, और वो दोनों काम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट था टेस्ट में अपीयर करना। अभी बचा हुआ है सबसे बड़ा काम, टेस्ट की एनालिसिस बनाना, बैठ के 15 मिनट के अंदर बन जाएगी अगर सिंसियरली बनाओ। और उसके बाद जैसे ही एनालिसिस बनेगी, तीसरा काम तुम्हारी आंखों के सामने होगा कि अगला टेस्ट तो दे ही नहीं सकते जब तक पिछले टेस्ट की एनालिसिस में जो प्रॉब्लम्स निकल के आई, जब तक हम उन पर काम नहीं कर लेते, तब तक हम मोरली एलिजिबल ही नहीं है नेक्स्ट टेस्ट के लिए। तो अब आते हैं एनालिसिस पे। तो बच्चों कई तरह से एनालिसिस हम बनाते हैं, एरर एनालिसिस, लेकिन आप 2 बना लो, 2 तरह से बना लो। एक प्लेन पेपर लो, 3 कॉलम बनाओ, उसमें कॉलम नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर, कॉलम नंबर 1 में सब टॉपिक, और कॉलम नंबर 3 में क्यों लिखो, क्यों, वाई, WHY। 3 कॉलम बनाओ। पहले कॉलम में क्वेश्चन नंबर, केवल वही क्वेश्चन नंबर लिखने हैं जो क्वेश्चन छूट गए हैं और जो क्वेश्चन गलत हुए। वो क्वेश्चन नहीं आने चाहिए एनालिसिस में जो आपने ठीक किए हैं, क्योंकि वो तो हमारा पर्पस ही नहीं है, वो तो ठीक हो गए। वो क्वेश्चन जो छूट गए हैं और वो क्वेश्चन जो गलत हुए, केवल वही। और दूसरे वाले कॉलम में चैप्टर का नाम नहीं लिखना, बिना मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर एक्साइन का क्वेश्चन गलत हुआ तो सीधा वो लिखो एक्साइन, एक्साइन से रिलेटेड तुम्हें समस्या है, पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और थर्ड, क्यों गलत हुआ, आपको क्यों नहीं मालूम था कि स्पोरोपोलानिन है वहां पर, तो आप लिखो मैं भूल गया, मैंने रिवाइज नहीं किया, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा ठीक से, मैंने ये वाला ऑप्शन नहीं पढ़ा ठीक से, हड़बड़ी की, मैंने जल्दबाजी की। ये सब मत लिखना, कल मौसी की शादी थी वहां गया था, मतलब पूरा डिटेल में नहीं लिखना है, बिल्कुल टू द पॉइंट, क्यों गलत हुआ और क्यों छूटा। इसको बोलते हैं फेज 1। टेस्ट खत्म हो 15 मिनट के अंदर ये फेज 1 एनालिसिस अगर बन जाए तो मजा आ जाए। बच्चे को साफ साफ दिखेगा कि ये जो क्वेश्चन छूटे और ये जो क्वेश्चन गलत हुए,
ये कहां के हैं और क्यों छूटे और क्यों गलत हुए। यही बात अगर कोई गाइड बोलेगा तो बच्चा उसको उतना सीरियसली नहीं लेता, इंप्रूवमेंट के चांसेस कम होते हैं। लेकिन यही बात जब बच्चा अपने इन दोनों हाथों से खुद लिखता है कि इसलिए गलत हुआ, इसलिए छूटा, क्योंकि मैं जल्दबाजी करता हूं, मैं हड़बड़ी करता हूं, मैं पढ़ के नहीं आया, मैंने ये रिवीजन नहीं किया, ये मेरे लिए नया था, ये मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, ये मैंने चारों ऑप्शन नहीं पढ़े, ऑप्शन में से ये शब्द पढ़ना छूट गया। अरे सेल्फ रियलाइजेशन ही तो एनलाइटमेंट है। दूसरा ज्ञान दे तो बहुत कम आता है। और बच्चे को सेल्फ रियलाइज हो जाता है 1 महीने के अंदर, जब बार बार लिखेगा, बार बार लिखेगा, बार बार लिखेगा, बार बार लिखेगा, 30 बार, 40 बार, 50 बार लिख सकता है। जितनी बार टेस्ट दो उतनी एनालिसिस बना लो, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा बच्चे को। वो जल्दबाजी करना कम कर देगा, पक्की बात है, क्योंकि इस बार प्रीचिंग नहीं हो रही, कोई ज्ञान नहीं दे रहा है, वो सेल्फ रियलाइजेशन होगा, बच्चा खुद लिख रहा है अपने हाथ से। ये फेज 1 एनालिसिस है। फेज 2 एनालिसिस बनाओ ना बनाओ बढ़िया है, आपको बहुत इजी है, वैसे बना लोगे तो अच्छी बात है। टेस्ट नंबर ये, टोटल मार्क्स ये, फिजिक्स में इतने, केमिस्ट्री में इतने, जूलॉजी में इतने, बॉटनी में इतने, इस सब्जेक्ट में इतने गलत हुए और इतने छूटे, इस सब्जेक्ट में इतने गलत हुए, इतने छूटे। ये एनालिसिस अगर कंपाइल करते चले जाओगे, अगर रिकॉर्ड में लेते चले जाओगे, तो पैटर्न ब्लिंक करेगा, ब्लिंक। अगर ये एनालिसिस अगर आप बनाते नहीं हो एक अलग कॉपी एनालिसिस के लिए, तो ये प्रिपरेशन परफेक्ट नहीं मानी जाएगी। अगर आप एनालिसिस के लिए एक अलग से कॉपी बना लेते हो, जिसमें हर टेस्ट के बाद आप फेज 1 और फेज 2 की एनालिसिस बनाते हो, फेज 2 भी मत बनाओ, फेज 1 बना लो आप, और दोनों बना लो तो बहुत बेहतर। तो केवल गलतियां नहीं पकड़ में आएंगी, गलतियों का पैटर्न पकड़ में आएगा। और एक बार गलतियों का पैटर्न पकड़ में आ गया तब तो फॉर्मूला हाथ में आ गया। और जब एनालिसिस बनाओगे, आदत डाल लोगे, मैंडेटरी कर दोगे ये खुद के लिए, अरे बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ आप करके देखना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, 24 सालों से हम यही तो कर रहे हैं। जिस बच्चे को पूरा साल ये लगता रहा कि सर मैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन मेरा डिफिकल्ट है, मुझे कम आता है समझ में, मेरा वीक चैप्टर है ये, और सर मेरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बड़ा अच्छा चैप्टर है। लास्ट में पता चलता है जब एनालिसिस बनती है और जब एनालिसिस का रिकॉर्ड की कॉपी लेके आता है बच्चा, तब वो मुस्कुराता है कि सर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से क्वेश्चन तो गलत ही नहीं हो रहे, क्वेश्चन तो उस चैप्टर से गलत हो रहे हैं जिसको 2 साल हमने बहुत इजी माना और ये माना कि इस पे तो मेरा कमांड था, उसमें से गलत हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से। बच्चे के बने बनाए पैराडिम टूटते हैं कांच की तरह। भाई आप अर्थ के सरफेस को टच करो, फ्लैट है या कर्व, फ्लैट लगेगी, लेकिन क्या ये फ्लैट है? अर्थ तो राउंड है और लग रही है फ्लैट। क्यों? क्योंकि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स की रेंज बहुत लिमिटेड है, इनकी सारी सूचनाएं उल्टी पुल्टी अधूरी भी होती हैं, परफेक्ट नहीं है ये सारे सेंसेस, होता कुछ है बता कुछ रहे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत जल्दी ये सेंसस। इनके दिए हुए डेटा को आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स डेटा दे रहे हैं हमारे ब्रेन को, क्रॉस चेक करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। आपको ये लगातार बता रहे हैं कि आपका चैप्टर कौन सा वीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्या बता रहे हैं आपके सेंसस कि आपका चैप्टर कौन सा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और जो ये बता रहे हैं उसकी बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि आपके डिसीजन आपके इंफॉर्मेशन के रिफाइंड ही तो वर्जन होते हैं। जो जो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है उसी में से निकल के डिसीजंस बनते हैं आपके, उसी बेसिस पे, उसी बेसिस पे आप अपने वर्किंग की प्रायोरिटी सेट करते हो। और ये भूल जाते हो कि यार ये जो सेंसरी ऑर्गन्स है ये हो सकता है गलत डेटा स्टोर कर रहे हो, और गलत डेटा में से जब एनालिसिस करके कंक्लूजन निकलेंगे वो भी गलत ही तो निकलेंगे।
और सेंसरी ऑर्गन उल्टी पुल्टी और गलत जानकारी, कई बार इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। इन पर भी पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्रॉस चेक करते रहना चाहिए कि जो मैंने देखा वो सही था क्या, जो मैंने सुना वो सही था क्या। सर एक काम करो, एक तरफ एक गर्म पानी की बाल्टी रख लो, एक तरफ एक बहुत ठंडी पानी की एक बाल्टी रख लो, बीच में नॉर्मल पानी की एक बाल्टी रख लो, ठीक है। ये वाला हाथ गर्म पानी वाले बाल्टी में डालो, ठीक है, वहां से निकालो, नॉर्मल पानी वाली बाल्टी में डालो। कैसा लगेगा पानी, ठंडा या गर्म? ठंडा, ठीक है, क्योंकि अभी अभी आया गर्म पानी में से। अब ये हाथ लो, ठंडे पानी वाली बाल्टी में डालो, वहां से निकालो, नॉर्मल पानी वाली बाल्टी में डालो। कैसा लगेगा? गर्म। हा हा हा। पानी का सेम टेम्परेचर बीच वाली बाल्टी का। इस हाथ को ये ठंडा लग रहा है, इस हाथ को वही पानी गर्म लग रहा है। अबे आप बताओ, इसकी माने या इसकी माने? अपना ही दिमाग कंफ्यूज। अब वो दिमाग दोनों हाथों पे हंसेगा कि यार ऐसी जानकारी दे रहे हो आप लोग उल्टी सीधी। तो बहुत सारे चैप्टर्स के मामले में आपके सेंसरी ऑर्गन्स ने आपको गलत जानकारी दे रखी है, कुछ का कुछ बता रखा है, और इसी बेसिस पर आपने क्या किया, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस को दबा दबा के पढ़ते रहे, क्योंकि आपको यह लग रहा था ये कमजोर है, उसको समय देते रहे, उसको स्ट्रांग करने में लगाया बहुत समय, जरूरत नहीं थी बॉस। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जिसको आप स्ट्रांग मानते थे, उसको आपने कम समय दिया, उसको टाइम देना चाहिए था बॉस। ये सारी गलत जानकारियां जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स ने हमारे ब्रेन को दे रखी हैं, और हमने उनको ऐसे मान लिया जैसे यही संपूर्ण सत्य है, और उसी बेसिस पे डिसीजन लेते गए, पढ़ाई करते रहे, पूरे 2 साल उसी बेसिस पे पढ़ाई की। ये सब एकदम से रिसफल होकर ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सारा रेक्टिफिकेशन लग जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी गलत जानकारियां सब आप करेक्ट कर सकते हो इसी बचे हुए दिनों में। बस केवल एक काम करना है, एनालिसिस बनानी है। जैसे जैसे एनालिसिस बनाओगे सारी पोल पट्टी खुलती जाएगी अपनी खुद के सेंसरी ऑर्गन्स की। ये बोल रहा था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन मेरा डिफिकल्ट है, मुझे आता नहीं है। अब जब आप एनालिसिस बनाओगे उस चैप्टर के क्वेश्चन गलत ही नहीं हो रहे, एक बार गलत नहीं हुए, 2 बार गलत नहीं हुए, 3 बार गलत नहीं हुए, 4 बार गलत नहीं हुए, 5 बार गलत नहीं हुए, 6 बार गलत नहीं हुए, 7 बार गलत नहीं हुए, 8 बार गलत नहीं हुए, 9। अरे कभी तो यकीन करना पड़ेगा आपको कि ये चैप्टर यार कमजोर नहीं है आपका, गलत जानकारी थी आपको, क्योंकि आपके क्वेश्चन गलत ही नहीं हो रहे उस चैप्टर से। तो फिर ये लोचा हुआ कहां? आपको कैसे पता लगा कि ये चैप्टर आपका कमजोर है? ये एक अलग सवाल है। हो सकता है आप जब क्लास में हो तो आपसे डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस कराए जा रहे हो, या मॉड्यूल के डिफिकल्ट क्वेश्चन में आप फंस जाते हो, या क्वेश्चन जो एवरेज क्वेश्चन क्लास में हुए वो ही डिफिकल्ट हो। ये फीलिंग हो सकता है पीयर ग्रुप ने आपको दिलाई हो, उन्होंने कोई अचानक से डिफिकल्ट क्वेश्चन बैक टू बैक 3-4 पूछ लिए हो, आप बता ना पाए हो। तो ये अलग कहानी कि आपके दिमाग को ये गलतफहमी कैसे हुई, जबकि 15 साल पुराने पेपर उठाकर देखो, आपको पता लग जाएगा कि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन उसमें से आ ही नहीं रहा आज की डेट में, और कंपैरेटिवली मॉलिक्यूलर से थोड़ा डिफिकल्ट आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स इस बीच में हुई हैं वो सब पूरा बिल्कुल एकदम फिल्टर लग जाएगा अभी अगर आप एनालिसिस करोगे। ये सारा फिल्टर लग के जितना कूड़ा है एकदम ठीक हो जाएगा, एकदम रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, ऑटो करेक्ट मोड लगेगा इसमें अगर आप एनालिसिस बना लो। इंप्रूवमेंट स्लॉट, जब आप एनालिसिस बनाओगे तो निकल के आ गया कि ये क्वेश्चन हमारे गलत हुए और ये छूटे, इस वजह से गलत हुए, इस वजह से छूटे, और इस सब टॉपिक के गलत हुए, इस सब टॉपिक के छूटे। तो बस अब आप अगले दिन 2 घंटे का या 3 घंटे का या 2.5 घंटे का जितने वो क्वेश्चन हो उस हिसाब से एक स्लॉट बुक कर लो और उसको नाम दे दो इंप्रूवमेंट स्लॉट। अब अगले दिन आपको वो 2-2.5 घंटा इस एनालिसिस में जो निकल के आया उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़नी है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करने, नए क्वेश्चन कोशिश करो मत करो, वही क्वेश्चन दोबारा कर लो।
जो आप कर चुके हैं पहले, लेकिन इंप्रूवमेंट स्लॉट अब आपको हर दिन मिल गया 2-2.5 घंटे का। बिना इंप्रूवमेंट स्लॉट किए आप अगला टेस्ट मत दो। अरे ये मतलब नहीं अगला टेस्ट मत दो, अगला टेस्ट दो, लेकिन इंप्रूवमेंट स्लॉट मैंडेटरी है। इसका मतलब दिन में करने को 3 काम हो गए। एक काम, आप टेस्ट में जा रहे हो तो घर से एक टेस्ट दे के जाओ, मतलब प्रैक्टिस करके जाओ, उसमें 2-2.5 घंटा लगेगा। अगला टेस्ट देने से पहले आपको इंप्रूवमेंट स्लॉट में भी लगेगा 2-2.5 घंटा। अगर कम क्वेश्चन गलत हो रहे कम टाइम लगेगा। 2 काम तो यही हो गए। एक टेस्ट की प्रैक्टिस करके जाओ, कम से कम 2-2.5-3 घंटा तो प्रैक्टिस करके जाओ, 2-2.5 घंटा करीबन ये इंप्रूवमेंट स्लॉट में लगेगा। अभी भी एक स्लॉट बड़ा सा बचा हुआ है, इसमें आप अपने हिसाब से रिवाइज करो। ये सेल्फ स्लॉट है, आपकी जो प्लानिंग थी अपने अकॉर्डिंग कि मुझे इस डेट तक ये रिवीजन खत्म करना है, इस डेट तक ये करना है, इस डेट तक ये करना है, तो आप अपना जो सेल्फ स्लॉट है उसमें अपने अकॉर्डिंग सिलेबस खत्म करो। सेल्फ स्लॉट की बात हो गई। थियरी की बात करें बच्चों, थ्योरी में मैं चूंकि बॉटनी का हूं तो बॉटनी का आपको जल्दी जल्दी बता दूं। आप ध्यान देना, थ्योरी में एनसीईआरटी सब कुछ है। एक तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह लेना इस स्टेटमेंट को, लेकिन दिमाग खुला होना चाहिए। साइंस का मतलब यही है। ये एनसीईआरटी सब कुछ है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर आप सोचो कि मॉर्फोलॉजी में एनसीईआरटी सब कुछ है, तो भैया मॉर्फोलॉजी में तो जो फैमिलीज अभी नई ऐड हुई हैं वो तो एनसीईआरटी में ऐड ही नहीं हुई, तो वहां पे एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। आपको नोट्स में जो फैमिली कराई गई है वो करनी पड़ेंगी। हां, लेकिन जो पहले से एनसीईआरटी में दे रखा है वो तो है ही, वो तो ब्रह्मसूत्र है। अगर आपको लगे कि फिजियोलॉजी में सब कुछ है तो भैया नोट्स देखने पड़ेंगे थोड़े बहुत। अगर लगे प्लांट किंगडम तो आपको पूरे एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। तो थ्योरी में सारे एग्जाम्पल्स, सारा डेटा, टेबल, ग्राफ, डायग्राम में कैप्शन भी और लेबलिंग भी। अगर कोई ईयर दिया तो ईयर, साइंटिस्ट का नाम दिया तो वो सारी चीजें रटनी है और अभी टाइम है। वो सारी चीजें जो रेक्टिफिकेशन की हैं उसके लिए अभी समय है। रोज 20-25 पॉइंट का एक पर्चा बना लो और जेब में रख लो। सुबह से शाम तक याद करते रहो उसको, शाम तक याद हो जाएंगे 20-25 पॉइंट आराम से। दूसरा तरीका रटने का, क्योंकि रटने से बच नहीं सकते ना, अभी बहुत सारी चीजें जो रटनी है। इनऑर्गेनिक पूरी रटनी है, सारे फॉर्मूले रटने। तो रटने का पहला तरीका मैंने बोला पर्ची बना लो सुबह, पर्ची मोड। अरे पर्ची नकल नहीं करनी, सुबह बना के जेब में रख लो, शाम तक रट जाओगे। रटने का दूसरा तरीका, छोटा सा ब्लैक बोर्ड लगा लो रूम में, पढ़ा के तैयार करो। कोई जरूरी नहीं है सामने वाला स्टूडेंट हो, एक चेयर रख लो, चेयर पे एक पिलो रख लो, उसको पढ़ा दो पूरा, पढ़ा के बोल के पढ़ा दो। टीचिंग इज द बेस्ट मेथड टू लर्न। 2 तरीके हो गए। तीसरा, बैठे बैठे रटता नहीं है, बहुत टाइम लेता है। आप खड़े होके चल के पढ़ो, बोल के चलो और बोल के पढ़ो। 3 तरीके हो गए, चल के और बोल के पढ़ो, जल्दी याद होता है। चौथा तरीका, रफ कॉपियां ले आओ, जल्दी लिखो। एक चीज को 3-4 बार लिखोगे तैयार हो जाएगा। लिख के पढ़ने से भी जल्दी याद होता है। तो ये सब क्रैमिंग के तरीके हैं, जल्दी याद होगा। थ्योरी में जो चैप्टर अभी भी तुम्हें लग रहा है कि वीक है, अभी भी टाइम है, उनके शॉर्ट नोट्स बना लो। अभी भी जिनका लग रहा है कि अभी भी जो चैप्टर वीक है उनके शॉर्ट नोट्स बनाए जा सकते हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बना लो अभी भी। थ्योरी में कोई अननेसेसरी की चीज नहीं पढ़नी है, बस ये मेन पॉइंट है। प्रैक्टिस, मैंने कहा कि 3 घंटा मिनिमम प्रैक्टिस, मिनिमम 4 घंटे, 4.5 घंटे भी कर सकते, 5 घंटे।
मिनिमम 3 घंटे की प्रैक्टिस तो हर दिन करनी ही चाहिए। अगला पॉइंट मैंने जानबूझ के इसको अलग बना लिया इजी क्वेश्चंस का। अच्छे बच्चे अगर सेलेक्ट नहीं होते तो ये रहा, वो इजी क्वेश्चन गलत करते हैं, प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं क्वेश्चन को कि ये छूट कैसे सकता मुझसे। ये एग्जामिनेशन हॉल में भी करते हैं, एक क्वेश्चन में फंस गए तो बहुत टाइम लगा देते हैं, उससे भिड़ जाते हैं तलवार अलवार निकाल के कि नहीं करके मानूंगा। और कोई भी क्वेश्चन लेंदी आते ही नहीं है, जो लेंदी हो रहे हैं समझ जाओ वो क्वेश्चन आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं नीट में, लेंदी नहीं आते। और डिफिकल्ट क्वेश्चन आते कितने, 5% से 7%। इसका मतलब इजीली सिलेक्शन हो सकता है। तो अच्छे बच्चे अगर कम मार्क्स आते हैं अच्छे बच्चों के, तो ये मेन प्रॉब्लम है, उनसे इजी क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस इजी क्वेश्चन की करनी चाहिए वो उसको इजी मान के छोड़ देते हैं, और इजी क्वेश्चन वहां वो गलत करके आते हैं। तो अभी खूब टाइम है, आप इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जम के करो, इनको इग्नोर मत करो। यही प्रॉब्लम बनेंगे लास्ट मोमेंट पे। डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं बनता, क्योंकि डिफिकल्ट सबके लिए डिफिकल्ट है। इजी क्वेश्चन अच्छे बच्चों के लिए बड़ी समस्या बनते हैं। प्रोसेस एंड पर्पस बैलेंस, ये तो बड़ा फिलोसॉफिकल लाइन है। हर काम को करने का एक प्रोसेस है, ऐसा एक्सपर्ट बोलते हैं, और वो प्रोसेस फॉलो करोगे तो लोगों से जल्दी काम कर लोगे। पॉइंट नंबर 1, अगर प्रोसेस फॉलो करोगे तो कम टाइम में ज्यादा काम कर लोगे, लोगों से पहले कर लोगे। अगर हम प्रोसेस ड्रिवन है, लेकिन इतना प्रोसेस ड्रिवन नहीं हो जाना चाहिए कि हम पर्पस ही भूल गए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे इतने सारे नियम कानून मैंने बताए, ये करना बच्चों, ये मत करना, ये करना, ये मत करना, ये करना, ये मत करना, ये सब क्या है? प्रोसेस ही तो है। और एज एन एक्सपर्ट मैं चाहता हूं कि बच्चे मेरे प्रोसेस जो मैंने बोला उसको फॉलो करें। लेकिन सोचो अगर वो कोई प्रोसेस ठीक से फॉलो ना कर पाए और उससे इतना निराश और इतना टेंस हो जाए कि उनका पूरा एक दिन खराब हो जाए, इसका मतलब वो प्रोसेस की तरफ चले गए, वो पर्पस से दूर हो गए, बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए। अरे प्रोसेस का भी तो पर्पस था। तो हमें पर्पस नहीं भूलना चाहिए। पर्पस ये है कि हमारे बच्चे खुश रहें, कॉन्फिडेंट हो, रेजिलिएंट हो, बदलती हुई परिस्थितियों के साथ खुद को क्विकली एडजस्ट कर लें। हां, प्रोसेस फॉलो करें। जो भी बड़े लोग बोलते हैं, जो एक्सपर्ट बोलते हैं, बच्चे बड़े होंगे और एक्सपर्ट्स के टच में आएंगे। जो बड़े लोग बोलते हैं उस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, बच्चों ने भी फॉलो करना चाहिए। हम लोग भी कोशिश करते हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं जो गाइडलाइंस देते हैं उस प्रोसेस को फॉलो करें। लेकिन हम निराश नहीं होते कभी अगर कोई गड़बड़ हो जाए। हम ये भी समझते हैं कि ये प्रोसेस का भी एक पर्पस था, और वो पर्पस है ना हैप्पीनेस। उससे बड़ा कोई पर्पस नहीं है। आखिर उसे नीट करना ही क्यों है? डॉक्टर बनना ही क्यों है? सोसाइटी की सर्विस करनी ही क्यों है? द अल्टीमेट पर्पस इज कि हमारी लाइफ सफल हो जाए, और वो तभी सफल हो पाएगी जब हम खुद को सफल करने के लिए पूरा दिमाग खुला रखेंगे। तो केवल प्रोसेस नहीं, पर्पस भी पता हो कि हमें खुद की लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है। और सक्सेसफुल तब बनेगा जब दिमाग हमारा शांत रहेगा। जब तक पूरी तरह से ब्रेन शांत नहीं होगा तब तक किसी भी चीज को न्यूट्रल तरीके से एनालाइज कर ही नहीं पाएगा। और न्यूट्रल तरीके से अगर एनालाइज नहीं किया तो डिसीजन बायस्ड होंगे, डिसीजन बायस्ड होंगे तो इनकरेक्ट होंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम जिस पे पेन रख दें वही आंसर हो जाए, इतनी एक्यूरेसी हो, मतलब हमारा हर डिसीजन ठीक हो जाए, हमने जो ऑप्शन सोचा वही ठीक निकले लास्ट में,
तो फिर उसके लिए जरूरी है कि उस डिसीजन को लेते समय ब्रेन आपका पूरी तरह से फंक्शनल हो, बिल्कुल बायस्ड ना हो, न्यूट्रल सोच रहा हो क्वेश्चन के बारे में। और न्यूट्रल तब सोचेगा जब वैक्यूम होगा, और कंप्लीट वैक्यूम पॉसिबल नहीं है। ट्राई करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिकली ब्रेन न्यूट्रल वैक्यूम जैसा बिहेव नहीं करेगा। कितना सारा डेटा स्टोर है, मेहनत करनी पड़ेगी शांत रहने की। जब भी लगे कि बहुत ज्यादा थॉट्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है, एकदम घनचक्कर बन रहा है, तुरंत इनहेल और एक्सहेल, जो ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं और जो CO2 हम बाहर छोड़ रहे हैं, पूरा नेजल ट्रैक्ट से लेकर एल्वियोलाई तक अंदर, आंखें बंद करके 2 मिनट कोशिश करो इमेजिन करने की, और वो जो ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो उस आंखें बंद करके ऑक्सीजन को फील करो कि कहां से कैसे कैसे करके वो एल्वियोलाई तक जा रही है, और एल्वियोलाई से कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम ने उस ऑक्सीजन को पिक किया और हर एक सेल के टिश्यू फ्लूइड में जाके डिलीवर किया। और हर टिश्यू फ्लूइड से, हर सेल के आसपास जो लिक्विड है वहां से CO2 पिक हुई और सर्कुलेटरी सिस्टम से होते हुए एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से एक्स्ट्रा बाहर निकल गई, एक्सेल हो गई। 2 से 3 मिनट पूरे ऑक्सीजन के और CO2 का ये जो एक्सचेंज चल रहा है उस पर पूरा फोकस ले जाओ और महसूस करने की कोशिश करो कि ऑक्सीजन कहां से आई, कहां से होता हुआ कैसे कैसे जा रहा है अंदर। महसूस करो पूरे शरीर में, और कैसे पूरी बॉडी से CO2 पिक होकर सर्कुलेटरी सिस्टम CO2 उठा रहा है और बाहर फेंक रहा है। गारंटी है 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा शांत हो जाओगे आप। 2 मिनट का मेडिटेशन है, बस यही मेडिटेशन करना है। अपने पूरे गैसियस एक्सचेंज पे कंसंट्रेट कर जाना है 2 मिनट के अंदर। विद इन 2-3 मिनट्स हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो सुलझ जाता है, एकदम जो बूम फटने वाली स्थिति होती है दिमाग की वो ठीक हो जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है। तो प्रॉपर प्रोसेस और पर्पस का बैलेंस रहे। कहीं हम इस प्रोसेस में इतना ना खुद को इंडल्ज कर लें कि हम यही भूल जाएं कि हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं खुश रहने के लिए, कि खुद भी खुश रहेंगे और जो जिसको पेन होगा उसका पेन दूर करेंगे। पता चला खुद ही पेन में है। दूसरों को हैप्पी बनाने का हमने सोचा है इसलिए डॉक्टर बनना है कि हम उसका पेन हर लेंगे पूरी तरह से, और खुद पेन में आ गए। तो इतना प्रोसेस ड्रिवन नहीं होना चाहिए कि हम पर्पस से ही दूर हो जाए। बैलेंस होना चाहिए बढ़िया। जरूरी है प्रोसेस, बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है साहब, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि हम पर्पस ही भूल जाएं कि हमें भी खुश रहना है, सराउंडिंग को भी एनर्जी देनी है, मनहूसियत नहीं फैलानी है। ऑप्टिमिस्टिक एंड एम्बिशियस, सारा किया तेरा बेकार है अगर हम हर समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकाल लेते ढूंढ के। इतना ऑप्टिमिस्टिक तो होना चाहिए कि कोई भी समस्या दे दो हम तो निकाल लेंगे, हम तो बच जाएंगे, निकल जाएंगे। इतना रेजिलियंस तो होना ही चाहिए। और इस रेजिलियंस का मतलब ही क्या है अगर हम एम्बिशियस नहीं है? तो ये सारी बातों का निचोड़ है कि ऑप्टिमिस्टिक और एम्बिशियस हुए बिना इतने बड़े बड़े एग्जाम क्रैक नहीं होते। जोश ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है, क्या ही करना है, कैसे सर्व करोगे, इतना काम करना है। तो जितना इंपॉर्टेंट खाना है उतना ही इंपॉर्टेंट है भूख। तो हर परिस्थिति में खुद को ऑप्टिमिस्टिक रखना, यही मतलब ऑलवेज फॉरएवर वाली बात है। कभी भी इसका कोई एक्सेप्शन अलाउड नहीं होता। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए इन ईच एंड एवरी कंडीशन। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा एम्बिशियस, जब तक क्या बोलते हैं जान में है जान। तो अगर जरूरत पड़ेगी बच्चों तो एक और सेशन लेंगे, ये खुद ही बहुत लंबा हो गया है। तो कोशिश करना एक बार तो आप ठीक तरह से पूरा देख लो, फायदा पक्का होगा। और अगर कुछ प्रॉफिट हो और अगर आपको लगता है कोई किसी और चीज पर कोई और वीडियो बनना जरूरी है तो आप बताना कमेंट सेक्शन में, हम में से कोई ना कोई एक अच्छा वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे बच्चों। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।